हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, वीडियोज़ पे जो आपके कमेंट्स आते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, स्पेशली जो पॉजिटिव आते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इनकरेजिंग होते हैं और ज़्यादा एफर्ट करने के लिए हमको मोटिवेट भी करते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बहुमूल्य कमेंट्स ज़रूर करें। वहाँ पे जो भी आपकी फीलिंग है, जो भी आपका फीडबैक है, वो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों, उसके बाद एक दया और हमारे ऊपर कीजिए कि जितने भी कमेंट्स अभी तक आ रहे हैं उसमें हमको ज़्यादातर कमेंट्स हमारे कंटेंट को लेकर के हैं और सभी लोग यही कह रहे हैं कि कंटेंट हमारे बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, ये जो कंटेंट मैं बनाता हूँ, ये कई सोर्सेज को पढ़ने के बाद मैं उसमें से फ़िल्टर करता हूँ कि कौन से पॉइंट्स को रखना चाहिए जो कि आसानी से हमको मार्क्स भी दिला सके, आसानी से हम उसको रिमेंबर भी कर सकें, आसानी से उसको हम समझ भी सकें। और उसके साथ साथ दोस्तों, डिफरेंट रिसोर्सेज से पढ़ने के बाद उसको मैं अपने लैंग्वेज में यहाँ पे लिखता भी हूँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो बस यही है कि एक ही दया कीजिए कि हमारे इस मेहनत का जो फल है उसको सब्सक्राइबर के रूप में दीजिए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए। पहली बात, अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो एटलीस्ट 2 लोगों से, ज़्यादा लोगों से नहीं, आपसे बस केवल इतना रिक्वेस्ट है कि केवल 2 लोगों से आप जो है सब्सक्राइबर हमारा मतलब सब्सक्राइब करवाइए। इससे ज़्यादा और कुछ हमको नहीं कहना है आपसे। बाकी आपका जो भी रिस्पांस है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज़ में हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला सेक्शन कर चुके हैं और सक्सेसफुली कर चुके हैं। तो उसमें मैक्सिमम टॉपिक जो थे वो हमने कवर कर लिया है। कुछ जो छिटपुट टॉपिक हैं, एक दो टॉपिक जो अभी रिसेंट में आएंगे या फिर जो छूटे हुए हैं, उसको हम जब हमारा जो अपडेट वाला क्लास होगा तो उसमें हम उसको कवर कर लेंगे। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला सेक्शन जो था वो हमारा ख़त्म हो चुका है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन वाला सेक्शन। तो दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशन वाले सेक्शंस को शुरू करने के पहले मैं 2 बातें आप लोगों से करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये कि नो डाउट इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है कि ग्लोबल लेवल पे कुछ भी होता है तो हम उसके लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी दिखाते हैं कि हमको पता होना चाहिए। इवन आप किसी भी नॉर्मल व्यक्ति से भी कुछ पूछेंगे कि हमारा अमेरिका के साथ कैसा रिलेशन है, हमारा चाइना के साथ कैसा है, पाकिस्तान के कैसा है, तो उनके पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी चीज़ें वो आपको बता देंगे। पहली बात तो ये है। लेकिन जो ये चीज़ें हैं, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो नॉलेज है हमारा, अगर उसको हम जनरल वे में देखेंगे, एक कॉमन पीपल के आई के थ्रू देखेंगे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारे लिए ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन जब उसको हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो दोस्तों, उसके लिए हम तैयार नहीं होते हैं। जो चीज़ें हमको पता है उसको हम नहीं लिख सकते, ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर हम उसको लिख भी सकते हैं तो वो हमारे लिए कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कहानी, जो चीज़ें आपको पता हैं, वो क्वेश्चन में जो डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको लिख के आएँ। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ने के लिए स्पेशली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए, एग्ज़ाम में इंटरनेशनल रिलेशन से जो भी क्वेश्चंस आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो करंट से रिलेटेड ही आते हैं। फंडामेंटल और बेसिक बहुत कम पूछता है। इवन अगर फंडामेंटल या बेसिक कहीं पे पूछ भी लेता है तो मेरा सजेशन यही है कि हमेशा आप उसका इंट्रो ही शुरू कीजिए कोई रिसेंट इवेंट से या कोई रिसेंट डेवलपमेंट से। ठीक है दोस्तों, तो ये रही इंटरनेशनल रिलेशनशिप की 2 बातें। एक चीज़ और भी है कि आईआर को तैयार करने के लिए ये सही बात है कि करंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, करंट से ही बेस्ड क्वेश्चन आएगा, उसी का आंसर भी आपको देना है। लेकिन इसको पूरी तरह से कम्प्रीहेंसिवली तैयार करने के लिए आपको थोड़ा बहुत जो बैकग्राउंड नॉलेज होता है वो ज़रूर होना चाहिए। अदरवाइज जो करंट में चीज़ें हो रही हैं, करंट के जो इश्यूज़ हैं, वो आपको फिर रटना पड़ेगा। और रटना इंटरनेशनल रिलेशन में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फिजिबल होगा आपके लिए, वो कोई आउटकम दे पाएगा। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि मैक्सिमम लोग, आप लोग कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आईआर के बारे में तो पढ़े होंगे, कुछ ना कुछ क्लास ज़रूर करे होंगे। और मोटा मोटा जो मेजर कंट्रीज़ हैं उनके साथ भारत का क्या रिलेशन रहा है और उसका भारत के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये चीज़ें आप लोग पढ़े होंगे। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है एक दिन अपना वेस्ट कीजिए और उस एक दिन में सारे रिलेशंस के बारे में, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं या फिर बहुत सारे चैनल हैं जो इस तरह के बैकग्राउंड पे पूरी स्टोरीज़ बताते हैं,
तो आप उसको जो है कुछ मेजर कंट्रीज़ का देख लीजिए जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट लगता हो। मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशन है वो आप यूएस के साथ देख लीजिए, चाइना के साथ देख लीजिए, पाकिस्तान के साथ देख लीजिए, जर्मनी और फ्रांस के साथ देख लीजिए, और उसके साथ साथ श्रीलंका के साथ देख लीजिए, ठीक है। नेपाल और भूटान इसके साथ देख लीजिए। तो ये मेजर कंट्रीज़ हैं जिसके बारे में थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि हमारा स्टार्टिंग में कैसा उनके साथ रिलेशन रहा है, फिर उसके बाद समय के साथ साथ कैसे वो ट्रांसफार्म हुआ है। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी करंट न्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। स्पेशली दोस्तों जो जियोग्राफी ऑप्शनल वाले हैं उनके लिए आईआर थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि उनको जो है जियोग्राफिक नॉलेज भी होता है, प्लेसेस पता होते हैं कहाँ पे क्या है, और उसके साथ साथ उनमें एक सेक्शन भी है कि जियो पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है, पढ़ना भी होता है, वो सिलेबस में भी मेंशन है। तो इसलिए अगर आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं है और अभी तक इसके पहले आप कभी आईआर पढ़े ही नहीं हैं, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप कहीं से उसका एक डॉक्यूमेंट्री टाइप का कुछ स्टोरी टाइप का बस ऐसे सुन लीजिए, उसके बाद करंट आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। खैर हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। दोस्तों आईआर का जो सेक्शन है इसमें अब मैं खुद ही कोशिश किया हूँ कि जो उसका बैकग्राउंड है उसको हम लेके चलेंगे, थोड़ा बहुत हम आपको बताते चलेंगे, तो इसलिए जो लेक्चर होगा वो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन जो इसमें टॉपिक्स होंगे वो थोड़े कम कवर होंगे। लेकिन ये कोशिश होगी कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ जो रिसेंट की घटनाएं हैं वो भी आपको समझ में आ जाए। दोस्तों अगर जो मेरा उद्देश्य है, अगर उस उद्देश्य में मैं सफल हो रहा हूँ, मतलब ये कि अगर मैं आपको ये समझा पा रहा हूँ कि इसका ये पीछे बैकग्राउंड क्या है और आज के रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं, अगर आपको ये समझ में आ जा रहा है, हमारी बातें आप तक पहुँच जा रही हैं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यस हमने जो है इसको समझा, हमको समझ में आई ये बात। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। ठीक है दोस्तों, देखिए इसके जो वर्ड हैं, जो सेंटेंस हैं, ठीक है, उसमें जाने से पहले मैं सिर्फ ये बता दूं, एक आसान भाषा में इसको मैं समझा दूं कि ये एक्चुअली है क्या। देखिए यूएसए के साथ साथ, अभी तो हमारा जो मुद्दा है वो यूएसए के साथ ही है, लेकिन यूएसए के साथ साथ बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो एक लिस्ट बनाई हुई हैं। उस लिस्ट में कई सारे कंट्रीज़ का नाम रखी हुई हैं, और वो उनके साथ जब ट्रेड करते हैं तो उसमें कुछ उनको रिलैक्सेशन देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इंडिया किसी को, हालांकि इंडिया में जीएसपी है नहीं, लेकिन हम एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहे हैं, सपोज दैट कि इंडिया जो है एक जीएसपी लिस्ट बनाती है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, मान लीजिए अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, तो वो क्या करेंगी कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हम खरीद रहे हैं तो उस पर हम कस्टम ड्यूटी लगाते हैं, ठीक है। तो इंडिया क्या करेगी, जो भी कंट्री होगी, अगर वो जीएसपी सिस्टम के तहत काम कर रही है, उस कंट्री के साथ उसको जीएसपी लिस्ट में उस कंट्री को उसने रखा है, तो क्या करेगी, जो कस्टम ड्यूटी लगती है उसको वो थोड़ा सा घटा देगी। इससे क्या होगा कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनका जो एक्सपोर्ट होगा वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में आराम से हो पाएगा। दोस्तों ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो मैक्सिमम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनका जो कम्पिटिटिवनेस होता है, मार्केट में जो स्टैंडर्ड होता है उनके प्रोडक्ट का, वो थोड़ा सा कम होता है। कम्पिटिटिवनेस कम होने की वजह से जो वो ग्लोबल मार्केट में फाइट करती हैं अपना स्पेस बनाने के लिए, अपना मार्केट बनाने के लिए, अगर उसमें कस्टम ड्यूटी कम नहीं की जाएगी तो उनके प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा और जो क्वालिटी होगी वो थोड़ी कम होगी। इससे उनका जो है मार्केट नहीं बन पाएगा। तो अगर मार्केट नहीं बन पाएगा तो उनका एक्सपोर्ट जो है हर्ट होगा। तो इसी के लिए, इसी को सही करने के लिए, लीस्ट डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, उनका हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज जीएसपी देती हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जीएसपी क्या होता है। दोस्तों इसको मैं एकदम अपनी भाषा में, आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम प्रेजेंट का कंटेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारा ये आज का मुद्दा है इसका कंटेक्स्ट क्या है। इसका कंटेक्स्ट ये है कि यूएस ने जीएसपी लिस्ट में इंडिया का नाम रखा था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जीएसपी क्या होता है और इंडिया इस लिस्ट में थी। कौन सी कंट्री रखी हुई थी, यूएसए ने रखी हुई थी। तब इससे लाभ क्या था कि इंडिया के जो भी एक्सपोर्ट हो रहा था यूएसए के मार्केट में, वो उसका कीमत जो है कम होने की वजह से इसका कम्पिटिटिवनेस ज़्यादा था। ठीक है, तो आप इसको समझ गए। अब इसकी वर्डिंग्स पे आते हैं कि जो जीएसपी का वर्डिंग्स है, जो सेंटेंस है, आपको एक्चुअली एग्जाम में लिखना क्या है, उस पर आते हैं। द आइडिया ऑफ ग्रांटिंग डेवलपिंग कंट्रीज प्रेफरेंशियल टैरिफ रेट
ठीक है। सपोज दैट प्रेफरेंशियल टैरिफ रेट का मतलब ये हुआ दोस्तों कि मान लीजिए कि कोई मोबाइल फ़ोन है, एक इस तरह से एग्जांपल ले लीजिए, कोई मोबाइल फ़ोन है जो चाइना से बन के यूएसए में जा रहा है, और कोई मोबाइल फ़ोन है जो अफ्रीकन कंट्री से किसी बन के अमेरिका में जा रहा है। तो उस क्या कहते हैं कि यूएसए में सपोज दैट कि ये कस्टम ड्यूटी है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स आएंगे इंक्लूडिंग द फ़ोन, उस पे हम 20% अपना कस्टम ड्यूटी लगाएंगे। लेकिन अगर कोई कंट्री जो कि जीएसपी के अंडर आती है तो उसमें ये कहेंगे कि नहीं, जो यहाँ से गैजेट्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ रहे हैं, स्पेशली जो मोबाइल फ़ोन आ रहा है, उस पर हम 20% की जगह 10% लगाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं, जीएसपी में काम करता है। और इसका जो पहली बार बात की गई थी वो अंकटाड का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 1964 में, वहाँ पे बात की गई थी। जीएसपी इज अ प्रेफरेंशियल टैरिफ सिस्टम विच प्रोवाइड्स टैरिफ रिडक्शन ऑन द वेरियस प्रोडक्ट्स फॉर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। देखिए यहाँ पे लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, लेकिन ये उस कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कुछ उसमें डेवलपिंग कंट्री को भी इंक्लूड कर दे, जैसे कि यूएसए ने इंडिया को इंक्लूड किया था। ठीक है। जो जीएसपी सिस्टम होता है दोस्तों, ये एमएफएन मोस्ट फेवर्ड नेशन जो स्टेटस दिया जाता है किसी कंट्री को, उससे डिफरेंट होता है। दोस्तों एमएफएन स्टेटस पे एक बार आप तैयार रहिएगा, क्योंकि हमने इसको पाकिस्तान को भी दिया था, अभी जल्दी में ही उसको वहाँ से निकाले हैं। ठीक है। तो एक बार इस पे तैयार रहिएगा, और काइंडली आप जो है कमेंट बॉक्स में एमएफएन का, वैसे मैं फुल फॉर्म बता दिया हूँ, आप इसका फुल फॉर्म बताइए और एक लाइन में बताइए कि क्या होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए एमएफएन स्टेटस जो होता है और जो जीएसपी स्टेटस होता है, इस दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन दोनों जो चीज़ें हैं ये दोनों जो है डब्ल्यूटीओ के परव्यू में आती हैं, मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इस दोनों चीज़ों पे ध्यान रखती है। ठीक है। उसके बाद करंटली लगभग 13 कंट्रीज ग्रांट जीएसपी टू द डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एक्सेट्रा। ठीक है। लगभग 13 देश ऐसे हैं इस समय जो कि ये जीएसपी सिस्टम को लागू करते हैं अपने देश में, अलग अलग देशों के लिए, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। ठीक है। तो अभी जो है मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये जीएसपी सिस्टम क्या होता है। और यूएसए ने अभी जल्दी में ही इंडिया को इस जीएसपी सिस्टम से बाहर निकाला है। उन्होंने ये उसके पीछे ये आर्ग्यूमेंट दिया है कि इंडिया के साथ जो हमारा ट्रेड है जीएसपी सिस्टम की वजह से जो यूएस की मार्केट है वो हर्ट हो रही है। ठीक है। उन्होंने ऐसा आर्ग्यूमेंट दिया है और इसकी वजह से इंडिया को बाहर निकाला है। ठीक है। अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से कारण स्पेशली जो यूएस गवर्नमेंट ने है उसने दिया है कि इंडिया को बाहर निकालने के लिए। ठीक है। जो पहला कारण था वो ये था कि इंडियाज़ न्यू ई कामर्स रूल। दोस्तों अभी एक दो लेक्चर पहले हम लोग जो है डाटा लोकलाइजेशन के बारे में पढ़े थे। उसमें ये चीज़ था कि जितने भी जायंट्स हैं, ई कामर्स जायंट्स हैं, फेसबुक हो गया, अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट, सॉरी, ये सब जो भी हैं जायंट्स हैं, उनको ये बोला गया कि आपके जो भी डाटा आप इंडिविजुअल से कलेक्ट कर रहे हैं उसको जो है आप इंडिया में ही प्रोसेस करिए और इंडिया में ही उसको स्टोर कीजिए। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा कारण बताया गया है वो है प्राइस कंट्रोल ऑन मेडिकल डिवाइसेस। देखिए बहुत सारी चीज़ें मेडिकल डिवाइसेज हैं जिसमें इंडिया ने सीलिंग कैप लगा रखा है कि आप इससे ज़्यादा पैसा नहीं ले सकते हैं। ठीक है। तो इस वजह से जो यूएस की कंपनीज़ हैं उनको यहाँ पे उसको इम्प्लांट करने में उनको हर्ट होता है, उनको नुकसान होता है। उसके बाद टैरिफ ऑन प्रोडक्ट्स लाइक द स्मार्ट वॉचेस, हाई एंड मोबाइल फ़ोन्स। ठीक है। इन सब पे भी जो है इंडिया ने थोड़ा बहुत टैरिफ बढ़ाया है, इसकी वजह से भी उनका मार्केट हर्ट हो रहा है। तो उनका कहना ये है कि अगर इंडिया अपने कस्टम ड्यूटी को बढ़ा रहा है, ठीक है, अपने टैरिफ को बढ़ा रहा है, तो हम भी उसको जो है जीएसपी के तहत जो छूट देते हैं उसको अब हम नहीं देंगे। उसके साथ साथ दोस्तों लैक ऑफ ग्रेटर मार्केट एक्सेस फॉर द यूएस डेयरी प्रोडक्ट। देखिए ये बहुत लंबे समय से इशू चल रहा है कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं और जो डेयरी प्रोडक्ट हैं यूएसए के, उस वो जो है इंडिया के मार्केट को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है सब्सिडी। इंडिया जो है क्या करती है अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में और एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर, दोनों सेक्टर में दबा के सब्सिडी देती है, और इसकी वजह से जो इंडियन प्रोडक्ट हैं वो ऑलरेडी डोमेस्टिक मार्केट में सस्ते हैं और उसके साथ साथ क्वालिटेटिव भी हैं। तो ऐसी कंडीशन में सस्ता भी है और अच्छा माल भी मिल जाएगा तो लोग विदेशी माल को क्यों खरीदेंगे। तो इसलिए जो यूएसए का डेयरी प्रोडक्ट और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होता है वो एक्सेस नहीं कर पाता है इंडियन मार्केट को। ठीक है।
अब जो है हम देखते हैं कि जो विथड्रॉ किया है, नाम को निकाला है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंडिया के ऊपर। सबसे पहले तो ये कि इंडिया वाज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ जीएसपी सिस्टम, सबसे ज़्यादा लाभ यही लेता था। 2018 में $6.3 बिलियन का बेनिफिट इंडिया को हुआ था। उसके बाद इंडियन मार्केट का जो जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर है, लेदर सेक्टर है और प्रोसेस्ड फूड सेक्टर है, इसका एक्सेस बहुत ज़्यादा था अमेरिकन मार्केट में, तो वो जो है हर्ट होगा। उसके बाद इट वुड इम्पैक्ट इंडियाज कम्पिटेटिवनेस इन आइटम्स लाइक द ऑर्गेनिक केमिकल्स। आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिकल्स बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है यूएस मार्केट में। इंटरमीडिएरीज गुड्स, आयरन एंड स्टील का भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। उसके बाद फर्नीचर, एल्युमिनियम और इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इन सब चीज़ों का हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए के मार्केट में। तो ये सब जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है, ये काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। ठीक है, उसके बाद द इम्पैक्ट माइट बी अपीयर्ड ऑन द स्मॉल इंडस्ट्रीज। ठीक है, देखिए अगर हम एक्सपोर्ट सेक्टर की बात करें तो जो हमारे यहाँ की स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, मोर देन 45% जो एक्सपोर्ट का अमाउंट होता है वो एमएसएमईज़ के द्वारा आता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जब जीएसपी हट जाएगा तो इनको जो रिलैक्सेशन मिलता है कस्टम ड्यूटी पे, जैसा कि हमने पहले से ही बताया आपको, ये जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि देखिए एमएसएमईज़ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें मैक्सिमम टाइम ये देखा जाता है कि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर उनको टैरिफ कंसेशन मिलता है तो वो बाहर की मार्केट को, ग्लोबल मार्केट को आराम से एक्सेस कर लेते हैं कम्पिटिटिवली। ठीक है, लेकिन जब जीएसपी सिस्टम हट जाएगा तो इससे क्या होगा कि उनका जो रेट होगा वो बढ़ जाएगा, और इससे क्या होगा कि जो वहाँ के लोग हैं जो हमारे यहाँ का प्रोडक्ट होगा उसके लिए कम अट्रैक्टिव होंगे। ठीक है, बहुत कम ही अट्रैक्शन होगा उनका। ओके, तो ये सब सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं कि इम्पैक्ट के रूप में। उसके बाद कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं और इंडियन गवर्नमेंट भी ऐसा कहती है कि द इम्पैक्ट इज़ मिनिमल। ठीक है, गिवन द इंडियन एक्सपोर्ट वर ओनली रिसीविंग ड्यूटी फ्री बेनिफिट्स ऑफ $190 मिलियन का। ठीक है, ऑन द कंट्रीज ओवरऑल जीएसपी रिलेटेड ट्रेड ऑफ द $5.6 बिलियन का हम ट्रेड करते हैं, जिसमें हमको 190 मिलियन डॉलर का ही हमको बेनिफिट मिल पाता है। तो ऐसा गवर्नमेंट आर्ग्यू करती है कि जो ये स्टेटस हटाया गया है इससे हमको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि जीएसपी सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इस पर तैयार रहिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, अगर नहीं भी पूछेगा तो आईआर के सेक्शन में कहीं ना कहीं आप इसको आराम से घुसा सकते हैं, आराम से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी अगर एग्जाम्पल देना हुआ, कहीं पे भी पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस देना हुआ, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है रिलेशन में इंडिया और यूएस के, तो आप इस चीज़ को वहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है स्ट्रेटजिक हेजिंग। ठीक है, देखिए ये इसका नाम देख के आप डरिए नहीं, मैं इसको आसान भाषा में समझाता हूँ क्या है। देखिए पोस्ट कोल्ड वार एरा में क्या हुआ कि जो यूएस लेड कंट्रीज़ थी वो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ थी और कैपिटलिज्म को ही बढ़ावा दे रही थी। उसके अलावा जो यूएसएसआर वाले थे वो क्या कर रहे थे, कम्युनिज्म को बढ़ावा दे रहे थे। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे क्या हुआ कि इंडिया ने कहा कि हम जो है भाई, न तो हम यूएसएसआर की तरफ जाएंगे और ना ही हम यूएसए की तरफ जाएंगे, हम अपना स्टैंड एलोन रहेंगे, हम थोड़ा सा अलग तटस्थ टाइप का रहेंगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा आप बेसिक जो बैकग्राउंड है वो समझिए। अब उसके बाद ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि सपोज दैट कि कोई कंट्री ऐसी है कि जो अमेरिका की तरफ बढ़ रही है, अमेरिका के साथ वो काम कर रही है और अमेरिका के आइडियोलॉजी पे आगे बढ़ रही है, तो उसका जो फॉरेन पॉलिसी होगा वो ज़्यादातर किससे प्रभावित होगा, अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी से या अमेरिका के आइडियोलॉजी से, या फिर आप कह सकते हैं कि कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी से प्रभावित होगा। उसी तरह से अगर कोई कंट्री यूएसएसआर के आइडियोलॉजी पे चल रही है तो उसकी जो भी फॉरेन पॉलिसी होगी, इवन जो इंटरनल पॉलिसीज़ होंगी, वो भी किससे मोटिवेटेड होंगी, जो कम्युनिज्म है, जो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी है, उससे जो है मोटिवेटेड होंगी। लेकिन स्ट्रेटजिक हेजिंग कहता है कि कोई भी कंट्री अगर अपने रिस्क को, मतलब अगर कोई कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी पे काम कर रहा है तो उसको कम्युनिज्म से रिस्क होगा। ठीक है, कम्युनिस्ट कंट्रीज से वो हेल्प नहीं ले पाएगा, कम्युनिस्ट कंट्रीज उसका हेल्प नहीं करेंगी। और उसी तरह से अगर कोई कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे काम कर रहा है तो कैपिटलिस्ट कंट्री उसका हेल्प नहीं करेंगी। लेकिन स्ट्रेटजिक हेजिंग ये कहता है कि हमको क्या करना चाहिए, कि हर कंट्री को क्या करना चाहिए कि अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। मतलब ये कि वो अलग अलग कंट्री के साथ अलग अलग तरह का रिलेशन रखे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आसान भाषा में स्ट्रेटजिक हेजिंग। मतलब जहाँ पे उसका इंटरेस्ट हो
वो उसके उस कंट्री के साथ उसी तरह की पॉलिसीज़ बनाएं, उसी तरह के एग्रीमेंट्स करें। ठीक है, तो कुल मिला के जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे आप हार्ड पावर पॉलिसी का इस्तेमाल कीजिए, और जिस कंट्री के साथ ज़रूरत हो उसके साथ आप सॉफ्ट पावर पॉलिसी का प्रयोग कीजिए। तो इस तरह का जो डाइवर्सिफाइड फॉरेन पॉलिसी होती है, अलग अलग देशों के साथ अलग अलग चीज़, अलग अलग तरह के एग्रीमेंट, उसी को हम स्ट्रेटजिक हेजिंग बोलते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि एक्चुअली इसके लैंग्वेज क्या है। स्ट्रेटजिक हेजिंग मीन्स ए स्टेट स्प्रेड इट्स रिस्क बाय परसुइंग टू अपोजिट पॉलिसीज टुवार्ड्स अनदर स्टेट्स, दैट इज बैलेंसिंग एंड एंगेजमेंट। दो अपोजिट मतलब कि अमेरिका के साथ हमारा कुछ और रिलेशन होना चाहिए और चाइना के साथ हमारा कुछ और रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, बैलेंसिंग और कैलकुलेटेड रिलेशन होना चाहिए। ए स्टेट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट बाय द बैलेंसिंग, मतलब ये कि अगर कोई एडवर्स सिचुएशन आता है, तो हमने बताया ना कि दो अलग अलग अपोजिट पॉलिसीज होती हैं, एक डिपेंड होता है बैलेंसिंग पे और एक होता है एंगेजमेंट पे। देखिए दोस्तों, डिफेंस में जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको बैलेंस ऑफ पावर एक कंसेप्ट पढ़ना होता है। मतलब इसका ये होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई किसी कंट्री से हमारा कोई एडवर्स रिलेशन है, तो उसका जो पावर है उसके बराबर पावर हम भी अपनी तरफ से खड़ा करें, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, ये दो ब्लॉक में भी हो सकता है, जैसे आप नाटो देख सकते हैं, एक तरफ जो जो कैपिटलिस्ट कंट्री थी उन्होंने नाटो बनाया था, और जो कम्युनिस्ट कंट्री थी उनका जो था वो वारसा वाला जो संधि थी वो थी। ठीक है, तो जो स्ट्रेटजिक हैजिंग होता है वो हमेशा दो अपोजिट पॉलिसीज़ पे काम करता है। पहला होता है बैलेंसिंग, मतलब इसमें वो ऐसे देशों के साथ किस तरह के इंगेजमेंट किस तरह के एग्रीमेंट्स करता है, मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। ठीक है, बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग अलायंसेस। अगर वो बैलेंस करना चाहता है, जैसे मान लीजिए चाइना के साथ हमको बैलेंस करना है, तो हम अमेरिका के साथ कैसे रिलेशंस बनाएंगे, मिलिट्री अलायंस करेंगे, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप करेंगे और उसके साथ साथ अलायंसेस करेंगे। तो एक जो हमारा अप्रोच होगा वो बैलेंसिंग अप्रोच होगा। दूसरा जो अप्रोच होगा कि अन्य कंट्रीज के साथ या चाइना के ही साथ हम क्या करेंगे, प्रिपेयर्स फॉर द बेस्ट। ठीक है, बेस्ट कंडीशन को ब्रिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, बिल्डिंग ट्रेड नेटवर्क्स, हम उनसे ट्रेड अपना बढ़ाएंगे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस उनसे हम ज़्यादा और बढ़ाएंगे, उसके साथ साथ मल्टीलेटरल नेटवर्क्स हम क्रिएट करेंगे। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे फॉरेन पॉलिसी होती है वो डाइवर्सिफाइड हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ रही होंगी। आप आसान भाषा में यही समझिए कि स्ट्रेटजिक हेजिंग ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसी पॉलिसी मैकेनिज्म होता है जिसके तहत एक कंट्री दो तरह से काम करती है। एक तरफ तो वो अपने आप को स्ट्रांग बनाती है, अलग कंट्रीज़ के साथ, डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट्स करके, उनके साथ पार्टनरशिप करके, और दूसरी तरफ अपने ट्रेड, कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल ये सब रिलेशंस बना करके वो इंगेजमेंट करती है ताकि नॉर्मल चीज़ें रहें। ठीक है, आसान भाषा में यही है। अब ये जो एक सिंपल भाषा में लिखा जाता है, इन शॉर्ट स्ट्रेटजिक हेजिंग वुड मीन द कैलकुलेटेड कम्बिनेशन ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड पावर पॉलिसीज़। यह चीज़ हमने बता दिया कि जिसके साथ ज़रूरत हो उसके साथ हार्ड पावर पॉलिसीज़ करिए, और जिसके साथ ज़रूरत हो उसके साथ आप सॉफ्ट पावर पॉलिसीज़ करिए। अब ये हम देख लेते हैं कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसमें हम स्ट्रेटजिक हेजिंग करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, और करते हैं तो कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें ये देखिए, साइमल्टेनियस इंगेजमेंट विद द रसिया, यूएसए, चाइना, फ्रांस एक्सेट्रा points towards the significance of remarkable strategic hedging in India's foreign policy. It means India is already pursuing the strategic hedging policy in the foreign policy. For example, we have the strong cordial relation with the Russia, and then the strategic relation with the USA, and trade relation with the China, and other strategic relation with the France, Australia, Canada, with the another countries. ठीक है, मतलब ये कि हमारा रसिया के साथ कुछ डिफरेंट रिलेशन है, यूएसए के साथ हमारा कुछ डिफरेंट रिलेशन है, चाइना के साथ कुछ हमारा डिफरेंट रिलेशन है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये शो करता है कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो स्ट्रेटजिक हेजिंग को जो है फॉलो करती है। देयरफॉर इंडियाज कोल्ड वार नैरेटिव ऑफ द स्ट्रेटजिक न्यूट्रलिटी इज बीइंग ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय द स्ट्रेटजिक हेजिंग। इस चीज़ को यहीं से हमने इस डिस्कशन को स्टार्ट किया था कि स्टार्टिंग में हम न्यूट्रल थे, लेकिन अभी हम हेजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि हम डिफरेंट कंट्रीज के साथ अपना रिलेशन चेंज कर रहे हैं।
ठीक है, हमने पहले स्टार्टिंग में कहा था कि यूएसए के साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशन नहीं था, कि वो चूँकि कैपिटलिस्ट कंट्री थी और उसकी आइडियोलॉजी पे हम नहीं चलना चाह रहे थे, तो इसलिए हमारा जो स्टांस था वो क्या था, न्यूट्रल स्टांस था। लेकिन अब देखिए यूएसएसआर के साथ हमारा जो फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई 1971 में, वो हमारा कुछ सिचुएशन डिमांड ट्रीटी थी, जिसकी वजह से हम यूएसएसआर की तरफ बढ़े। लेकिन अभी सिचुएशन ये आ गई है कि हम यूएसएसआर को भी तो बैलेंस कर रहे हैं, सॉरी यूएसएसआर नहीं, रसिया की तरफ हम रसिया को तो हम बैलेंस कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ हमारा अमेरिका के साथ भी रिलेशन बढ़ रहा है, उनके साथ साथ हम डिफरेंट एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, आप ये अगर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे होंगे तो ये आपको पता होगा कि हमारा जो यूएसए के साथ रिलेशन है वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अभी फिलहाल आज के ही लेक्चर में हम थोड़ा सा ये इंडिया और यूएस के रिलेशन के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इट इज़ बिकॉज एक सेंटेंस है, आप इसको इंटरनेशनल रिलेशन में हमेशा यूज करिएगा कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड आर नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट व्हाट इज़ द इंटरेस्ट। केवल इंटरेस्ट ही परमानेंट है, बाकी और भी कुछ जो है इंटरनेशनल रिलेशन में परमानेंट नहीं होता है। हमारा जिसके साथ इंटरेस्ट है, हमको जिससे फ़ायदा हो रहा है, हम उससे अपना एग्रीमेंट करेंगे, हम उनसे अपना फ्रेंडशिप करेंगे। अब इंडियाज इंगेजमेंट विद द वेरियस कंट्रीज, हम देख लेते हैं कि हमारा विभिन्न कंट्रियों के साथ, मोटा मोटा 3-4 कंट्रीज़ के बारे में हम देखेंगे कि जो हमने ऊपर मेंशन किया है कि उनके साथ हमारा कैसा रिलेशन रहा है और उनसे हम किस किस तरह के किस किस क्षेत्र में अपना जो एग्रीमेंट होता है, जो एंगेजमेंट है, वो हम करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, फ्रांस के साथ हमने एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया है। उसके बाद हम राफेल डील, ये हर कोई जानता है। उसके अलावा साइबर टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब क्षेत्र में भी हम फ्रांस के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। उसके बाद ज्वाइंट स्ट्रेटजिक विजन फॉर द कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशियन से रीजन में हम सिक्योरिटी को, पीस को और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए भी फ्रांस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उसके साथ फ्रांस इज़ विथ इंडिया ऑन द इशू ऑफ 370 रिवोकेशन। देखिए, जब 370 को रिवोक किया गया था तो उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ को ऐसा उम्मीद था कि बहुत सारी कंट्रीज़ पाकिस्तान के साथ में आएंगी और इंडिया के पक्ष में कम बोलेंगी। लेकिन उसमें से एक फ्रांस ऐसा था कि जो बहुत सारी कंट्रीज़ ने कहा कि ये इंटरनल मैटर है और हमको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम कुछ नहीं इसमें बोलेंगे। लेकिन फ्रांस ने भी कहा कि हमको एक तो इंटरेस्ट नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे, दूसरा उन्होंने ये भी आगे बढ़ के कहा कि इंडिया का ये इंटरनल मैटर है और जो भी वो कर रही है वो ठीक कर रही है। ठीक है, तो इसमें जो धारा 370 का मैटर था, इसमें भी जो है क्या कहते हैं, सॉरी धारा नहीं, आर्टिकल, हम भी उसी तरह से बात करने लगे। धारा 370 आप नॉर्मल भाषा में यही सुनते हैं, यही जानते हैं हम। तो ठीक है, तो इसमें भी जो है फ्रांस ने इंडिया के स्टांस को जो है सपोर्ट किया था। ठीक है, तो ये हमारा है फ्रांस के साथ, ऐसे इंगेजमेंट्स हमारे हैं। उसके बाद यूएसए के साथ हमारा जो इंगेजमेंट है वो है यूएस पाकिस्तान रीअप्रोचमेंट। जैसे कि देखिए, स्टार्टिंग में क्या था कि पाकिस्तान जो है कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी पे चल करके वो यूएसए के साथ अच्छा रिलेशन बनाया था। लेकिन बाद में देखा गया कि स्पेशली जब ट्रंप साहब का एडमिनिस्ट्रेशन आता है तो उन्होंने पाकिस्तान को जो है थोड़ा सा अलग थलग रखा है। तो ये हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान के जो पॉइंट पे है, पाकिस्तान का जो मुद्दा है, उस पर भी हमको जो है पाकिस्तान यूएसए का सपोर्ट अब मिलना शुरू हुआ है। उसके बाद यूएस एग्जिट फ्रॉम द अफगानिस्तान, आप समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान से हमारा कितना बड़ा इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। वहाँ के डेवलपमेंट में हम काम कर रहे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट के साथ हम हैंड टू हैंड मिला करके काम कर रहे हैं, शोल्डर टू शोल्डर मिल करके काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमको सेंट्रल एशिया में जाने का मार्ग देता है। सेंट्रल एशिया की जितने भी कंट्रीज़ हैं उनसे हमारा अच्छा रिलेशन है। डिस्पाइट कि वहाँ पे ज़्यादातर कंट्रीज़ इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, फिर भी उनके साथ हमारा बहुत ही अच्छा रिलेशन है और उस उनके तक पहुँचने के लिए अफ़गानिस्तान हमारा एक बहुत बढ़िया माध्यम है। तो ऐसे में अगर यूएस का जो वहाँ पे पावर है, यूएस का जो वहाँ पे चीज़ें हैं, अगर वो कम होंगी तो इंडिया जो है अपना वहाँ पे पैर जमा पाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए कि क्वाड क्वाड क्या होता है। इसके बारे में हो सकता है कि हम आगे एक वीडियो भी इसमें इस टॉपिक पे बनाएं, जब हम आरसीईपी पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ इसको भी बनाएं। लेकिन उसके पहले अगर आप क्वाड के बारे में जानते हैं, कुछ भी जानते हैं, 1-2 लाइन, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि क्वाड क्या है। ठीक है, क्वाड पे यूएसए के साथ इंडिया है। उसके बाद आप देख ही रहे हैं कि इस समय बहुत सारे डिफेंस ट्रेड और इंगेजमेंट हो रहा है। डिफेंस के सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें हम यूएसए से खरीद रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्रीमेंट्स वगैरह, फंडामेंटल एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो हमने किया है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो डिफेंस सेक्टर है उसमें भी इंडिया और अमेरिका का काफ़ी अच्छा एंगेजमेंट है। उसके बाद देखिए,
रसिया की अगर हम बात करें तो ये टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप है, हमारा उनके साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप है, कल्चरल सोशल हर तरह का रिलेशन है। उसके बाद इंडियाज रिसेंट पार्टिसिपेशन इन द ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, आप पढ़े होंगे कि देखे होंगे न्यूज़पेपर में कि मोदी जी जो है गए थे, रसिया गए थे, ठीक है। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम हुआ था और वहाँ पे फार ईस्ट कोई एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी भी लॉन्च किया था, और कुछ उन्होंने देखिए $1 बिलियन का वो लाइन ऑफ क्रेडिट भी स्टार्ट किया है उन्होंने, ठीक है। तो दोस्तों ये भी बताइए हमको कि लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, तो मैं अगले वीडियो में इसको बता दूंगा कि हमको याद रहेगा कि लाइन ऑफ क्रेडिट बताना है तो हम बता देंगे कि उसमें क्या होता है, लाइन ऑफ क्रेडिट में कैसे काम करता है, ठीक है। दोस्तों देखिए, लोन देने से ये एक होता है कि आप किसी कंट्री को सीधे सीधे लोन दे दीजिए, ठीक है, और एक कंडीशन ये होती है कि आप कोई लाइन ऑफ क्रेडिट रखिए, ठीक है। तो अभी मैं इसको नहीं बता रहा हूँ कि क्या होता है, तो ये अलग है, लोन से ये अलग होता है, ठीक है। तो आप अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर नहीं भी पता है तो आप लिखिए वहाँ पे, तो हम उसको जो है अगले वीडियो में बता देंगे। उसके बाद इंडियाज देखिए एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी भी है, मतलब ये कि जो फार ईस्ट रीजन है यूएसए का, वहाँ पे इंडिया बढ़ चढ़ के काम करेगी। ये है इंडियाज एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी, वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, जो भी स्टेबिलिटी, पीस, ये सब क्रिएट करना है, इसमें जो है इंडिया रसिया का साथ देगी। उसके बाद S-400 मिसाइल हम वहाँ से खरीद रहे हैं, ये भी हम देख सकते हैं कि डिफेंस में भी, हालांकि हमेशा से रसिया डिफेंस में हमारा साथ दिया है, और उसमें एक कदम ये आगे है कि हम S-4 मिसाइल को जल्दी ही डिलीवर भी करवा लेंगे। अभी जो है चाइना के साथ जो टेंशन चल रहा है उसमें एक बार न्यूज़पेपर में आया अभी तक कि रसिया के साथ हमको क्या करना चाहिए, उनसे ये बोलना चाहिए कि जल्दी से जल्दी आप S-4 मिसाइल हमको डिलीवर करिए, हालांकि अभी तक ये डिलीवर नहीं हुआ है, तो ये बात चल रही है कि इसको जल्दी से जल्दी हम डिलीवर करें। अब देखिए 3 कंट्रीज़ के साथ तो हमने देखा कि थोड़ा बहुत इधर उधर ठीक ही है, सब सही चल रहा है, लेकिन जो चौथी कंट्री है हमारा वो है चाइना। चाइना के साथ प्रॉब्लम क्या है, इशूज़ क्या हैं, आप हम बहुत अच्छी तरह से इसको जानते हैं। देखिए, इशूज़ क्रिएट होने का, चाइना और इंडिया के बीच में इशूज़ क्रिएट होने का केवल जियोपॉलिटिकल रीज़न नहीं है, केवल ग्लोबल रीज़न नहीं है, बल्कि ये भी है कि दोनों कंट्रीज़ क्या हैं, एक ही कंटिनेंट में आती हैं, जो कि एशियन कंटिनेंट है, और इवन चाइना और इंडिया बॉर्डर शेयर करती हैं, ठीक है। ऐसे में कोई भी घर के बगल का व्यक्ति खड़ा होगा ग्लोबल लेवल पे, तो जो बगल की कंट्री होगी उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होगी ही। एक तो ये चीज़ है, ज्योग्राफिकल कारण है और जियोपॉलिटिकल कारण है, ठीक है। उसके साथ साथ डिप्लोमेटिक कारण भी है कि चाइना जो है पाकिस्तान का अच्छा खासा एलाई है, ठीक है। चाणक्य की जो नीति है इंटरनेशनल रिलेशन में, कि जो दोस्त का दोस्त होता है वो भी दोस्त होता है, और जो दोस्त का दुश्मन होता है वो भी दुश्मन होता है, या फिर दोस्त का जो दुश्मन होता है वो अपना दोस्त होता है, ठीक है। तो इस तरह का जो पॉलिसी है वो इंडिया तो फॉलो करती ही करती है, चाइना भी इसको फॉलो करती है। आप इसको समझ सकते हैं कि इंडिया का दुश्मन पाकिस्तान है, हालांकि पब्लिक फोरम पे ऐसे बात नहीं करना चाहिए, लेकिन फिलहाल ठीक है, हमारे ऑडियंस बहुत ज़्यादा नहीं है और उनको पता है कि वीडियो वायरल नहीं होने वाला है, तो हम कुछ थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। 1000 सब्सक्राइबर है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और उसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 लोग हमारे वीडियोस देखते हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि हमारा जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि आपको चीज़ों को अच्छी तरह से मैं समझा दूँ, ठीक है। तो ये हमारा जो है यूएसए, रसिया और फ्रांस के साथ हमने देख लिया। चाइना के साथ देखिए रिलेशन टफ है और चैलेंजिंग भी है, और ख़ास करके इस टाइम पे, जबकि दो चीज़ें हुई हैं, एक तो ये कि 70 साल का हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन कंप्लीट हुआ है चाइना के साथ, और दूसरा जो चाइना के साथ अभी ऑन गोइंग टेंशन चल रहा है, उसके भी बहुत सारे कारण हैं दोस्तों। कि अभी तक चाइना ने जिस चीज़ को हमेशा से, जैसे गलवान वैली की अगर हम बात करें, तो हमेशा उस चीज़ को इंडिया का ही पोर्शन माना है, इंडिया का ही पार्ट माना है, लेकिन अचानक से उसके दिमाग में क्या आ गया कि वो वहाँ पे अपना अधिकार दिखा रहा है। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, सिर्फ एक ही कारण नहीं है कि चाइना अपना एक्सपेंशन कर रहा है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपना रहा है, केवल यही एक कारण नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे ग्लोबल डिप्लोमेटिक कारण भी हैं। हम जब चाइना के साथ रिलेशन पढ़ेंगे तो इसको मैं बहुत ही अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, कहानी के रूप में बताऊंगा, इंटरेस्टिंग करके बताऊंगा, ताकि आपको पॉइंट्स भी मिल जाए लिखने के लिए और आपको पढ़ने में मज़ा भी आ जाए, ठीक है। उसके साथ चाइनाज एक्सिस विद द पाकिस्तान, ये भी एक इशू है ही है कि हमेशा जो है चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है, ठीक है। ये तो हो गया इशू की चीज़। अब जो हमारा एक सबसे अच्छा माध्यम होता है किसी भी कंट्री के साथ रिलेशन को अच्छा करने के लिए, वो ये होता है कि आप ट्रेड बढ़ाइए, ठीक है। ट्रेड बढ़ाने से क्या होता है, रिलेशन में नॉर्मलाइजेशन आता है। तो जो ट्रेड इशू है वो भी एक्चुअली चाइना के साथ एक इशू ही है इंडिया का। वो यूँ कि बैलेंस ऑफ ट्रेड,
ज़्यादातर चाइना के ही फेवर में है। मतलब ये कि हमारा जो है चाइना के साथ वो ट्रेड डेफिसिट है। अगर हम 80 मिलियन एग्जाम्पल के रूप में अगर आप लीजिए कि अगर हम 80 बिलियन डॉलर का ट्रेड कर रहे हैं, चाइना और इंडिया के बीच में अगर मान लीजिए 80 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो रहा है, तो उसमें से लगभग 65 बिलियन डॉलर का हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, बाकी जो बचा 15 बिलियन डॉलर का हम वही चाइना को एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो ऐसे में जो हमारा ट्रेड है वो काफ़ी डेफिसिट में है चाइना के साथ। तो ये भी एक इशू है, इसको भी सही करना पड़ेगा। हालांकि अभी देखिए आत्मनिर्भर भारत और ये बाईकाट चाइनीज़ गुड्स, ये सब चीज़ें बहुत चल रही हैं। लेकिन दोस्तों किसी भी कंट्री के साथ अगर इतना ज़्यादा डिपेंडेंस है तो हम उसको ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते हैं। अभी देखिए जो कॉमन जनता है उनके मन में क्या चल रहा है कि चाइना का जो फ़ोन है, जो चाइना का इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसको हम बाइकआउट कर देंगे, हम उसको नहीं यूज़ करेंगे, हम जो है इंडियन कंपनीज़ के सामान को यूज करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप जो है ना केवल एक ही चीज़ पे मत सोचिए। चाइना के साथ हम केवल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही इम्पोर्ट नहीं करते हैं, आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, देखिए इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, मैं एक एग्जांपल, बस केवल एक एग्जांपल लेकर के बता रहा हूँ। इसके आगे जब हम चाइना डिस्कस करेंगे तो पूरी बात डिस्कस करेंगे। एक उदाहरण के तौर पर लीजिए कि जो इंडिया में जेनेरिक मेडिसिन बनती है ना दोस्तों, ये बहुत सस्ते दाम पे मिलती हैं। इंडिया में ये बहुत सस्ते दाम पे मिलती हैं। सीधा सीधा भाषा में ये समझ लीजिए कि जो दवाइयाँ हमारे यहाँ सस्ती मिलती हैं उसके पीछे चाइना ही है। क्यों? क्योंकि जो आईपीज होते हैं, ठीक है, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल पीआईज होते हैं, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसको हम चाइना से ही इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने सिर्फ एक एग्जांपल बताया। तो अगर हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है, पहली बात तो ये क्या कहते हैं कि बहुत अल्टीमेट चीज़ नहीं है कि हम आत्मनिर्भर बन ही जाएंगे हर चीज़ में। लेकिन यह है कि अगर हम चाइना के साथ अपना ट्रेड को बैलेंस रखना चाहते हैं तो उसमें अभी इतना आसान नहीं है, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। उसके लिए अब देखिए, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स की आप बात कर लीजिए, तो आप मोबाइल फ़ोन नहीं लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप मोबाइल फ़ोन लेंगे किसका? अगर चाइना का नहीं लेंगे तो आप किसी और कंट्री का लेंगे, क्योंकि जो इंडियन कंपनीज़ हैं, इंडियन कंपनीज जो मोबाइल फ़ोन बनाती हैं वो तो आपको अच्छा लगेगा नहीं, क्योंकि आपको तो ओप्पो कैमरा चाहिए जिसमें आप सेल्फी लें तो ऑटोमेटिक ब्यूटी प्लस पे मोड पे रहे। ठीक है, तो ऐसे सुविधाएं तो जो है इंडियन फ़ोन में अभी उतना ज़्यादा अवेलेबल है नहीं। तो क्या होगा कि आप जो है ना आत्मनिर्भर बनने के बजाय क्या करेंगे, आप एक कंट्री से दूसरी जगह कंट्री पे शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फायदा हमको नहीं होगा। ठीक है, आप सोचेंगे हम एप्पल लेंगे, अब हम वन प्लस लेके चलेंगे, तो क्या हुआ कि आप शिफ्ट करेंगे, इससे आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे। तो ये हमारा जो है ट्रेड के साथ इशू है। उसके साथ साथ चाइनाज ओवर एक्टिविटी इन द नेबरहुड, श्रीलंका के साथ, यहाँ तक कि अभी नेपाल के साथ भी उंगली कर रहा है। ठीक है, तो ये नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ वो है ही है, बांग्लादेश में वो अपना पोर्ट वगैरह बना रहा है, म्यांमार के साथ। ठीक है, कुल मिला के जो उसका बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, ये एक इशू है। ठीक है, तो यहाँ पे भी चाइना के साथ हमारा डाइवर्जेंस है। उसके बाद देखिए एक वुहान और मामल्लपुरम में इनफॉर्मल समिट हुआ था, जिसमें कुछ रिलेशन को नॉर्मल करने की बात की है। दोस्तों मैं थोड़ा सा लैंग्वेज इधर यूज कर देता हूँ बस केवल इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, तो आप इसको दिल पे मत लीजिएगा। हालांकि ये पब्लिक फोरम है, पब्लिक प्लेटफार्म है, यहाँ पे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वर्जित है, लेकिन फिर भी ठीक है, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो हमारा उद्देश्य पूरा हो रहा है, ये बहुत ही पर्याप्त है हमारे लिए। ठीक है, तो देखिए वुहान और मामल्लपुरम में कुछ इनफॉर्मल समिट हुए थे, 2 इनफॉर्मल समिट हुए थे चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए। ठीक है, बातों को एक दूसरे से एक्सचेंज करने के लिए। लेकिन उसके बाद हो गया क्या, गलवान वैली का है इंसिडेंट, तो जो भी किया कराया था उस पर क्या हो गया, पानी फिर गया। अब देखिए दोस्तों, ये जो यहाँ पे एक वर्ड है, मैं आपको बहुत सारे लोग जानते होंगे कि इनफॉर्मल समिट क्या होता है, तो मैं जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि जो समिट होता है दोस्तों वो 2 तरह का होता है। एक फॉर्मल समिट होता है, एक इनफॉर्मल समिट होता है। ठीक है, जैसे फॉर्मल समिट में आप उदाहरण ले लीजिए कि भारत और चीन संघाई कोऑपरेशन का जो बैठक हो रही है, मीटिंग हो रही है, जो समिट लेवल पर वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में उस मीटिंग हो रही है, उसमें चाइना और इंडिया बात कर रहे हैं साइड लाइन में। सपोज दैट कि एक तो कलेक्टिव बातचीत होती है, वो अलग चीज़ है, मान लीजिए साइड बाय साइड कोई मीटिंग हुई इंडिया और चाइना के साथ, तो वो हो गया एक फॉर्मल मीटिंग। ठीक है, लेकिन ये इनफॉर्मल मीटिंग हो गई कि चलो ठीक है, एक इवेंट हम क्रिएट करते हैं, एक इवेंट करते हैं और उसमें हम चाइना के प्रेसिडेंट को बुलाते हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट मिल करके सब दोनों तरफ के जो डिप्लोमेटिक लोग हैं वो जा कर के बात कर लें
और अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लें। तो ये होता है इनफॉर्मल समिट। देखिए वुहान और मामल्लपुरम पे पता नहीं, हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ ले। हालांकि हम जब 70 ईयर आप डिप्लोमेटिक रिलेशन हम पढ़ेंगे तो शायद अगले ही लेक्चर में हम उसको पढ़ेंगे, तो हम वहाँ पे इसकी बात करेंगे। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको जानना है कि क्या हुआ था उस दौरान, तो आप इसको जो है कहीं पे भी आप इंटरनेट पे सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उसमें पॉइंट वाइज अगर आपको समझ में आए तो पढ़ लीजिएगा, बस केवल पढ़ना ही है, ठीक है। तो ये होता है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल समिट में डिफरेंस, ठीक है। तो जो मामल्लपुरम और वुहान समिट हुआ था, ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक स्टेप फॉरवर्ड था। लेकिन अभी गैल्वन वैली का टेंशन चल रहा है तो एलएसी पे, तो ये जो है थोड़ा सा सिचुएशन को थोड़ा सा और भी वर्स्ट कर दिया है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि जो ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका हम वे फॉरवर्ड, या इस तरह से कह लीजिए कि आप कंक्लूजन हम क्या लिख सकते हैं स्ट्रेटजिक हेजिंग का, ठीक है। तो इसमें देखिए, इंडिया शुड डाइवर्सिफाई इट्स इंटरेस्ट एंड डिप्लोमेटिक टाइज फॉर द लॉन्ग रन सर्वाइवल इन द ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। ऑब्वियसली हमको अलग अलग कंट्रीज के साथ अलग अलग तरह से एग्रीमेंट करने चाहिए। उसके बाद देयर शुड नॉट बी एनी एम्बिग्यूटी एंड कम्प्लेक्सिटी इन द फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जो लोगों को समझ में आए, और लोग का सेंस यहाँ पे है कि अदर कंट्रीज आपके साथ आकर के मिल के काम कर लें, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा क्या कहते हैं, जस्ट अ मिनट, 1 सेकेंड, ये हमारा हो गया स्ट्रेटजिक हेजिंग के बारे में। अभी हम जो हमारा अगला टॉपिक है, जस्ट अ मिनट, हाँ, अगला जो टॉपिक है हमारा है वो है 2+2 डायलॉग, ठीक है। देखिए जो आईआर है, इसमें आप हो सकता है कि ये उम्मीद किए होंगे, हालांकि हमने आपको पहले से ही लिस्ट दिया था। आप बहुत सारे लोग हैं कि वो ये उम्मीद करेंगे, जिनके पास लिस्ट नहीं है वो यही बात करेंगे कि हम सीधा सीधा इसमें पढ़ाएंगे कि इंडिया पाकिस्तान का कैसा रिलेशन है, इंडिया चाइना का, इंडिया श्रीलंका का, इंडिया जर्मन का, इंडिया फ्रांस, इंडिया यूएसए, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। लेकिन हमारा जो अप्रोच है दोस्तों वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। जो रिलेशन है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो आप कहीं ना कहीं से पढ़ ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो उसमें लिख ही लेंगे। लेकिन जो रिसेंट में टेक्नोलॉजीज़ यूज हो रही हैं, बार बार न्यूज़पेपर में आ रही हैं, मेरा फोकस उस पर है, ताकि ऐसी चीज़ें आ जाएं तो आप जो है उस पर लिख लें। इंस्टेड आपकी कुछ उसमें आप बना के लिख रहे हैं, सीधा सीधा आपके पास माल होना चाहिए जो आप जो है अपने आंसर शीट में लिख पाएँ। तो एक ये भी बहुत चर्चे में रहा है 2+2 डायलॉग, बहुत सारे लोग को पता होगा, बहुत सारे लोगों को थोड़ा बहुत इसकी जानकारी होगी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कंफ्यूज होंगे कि ये एक्चुअली होता क्या है। तो आसान भाषा में दोस्तों ये होता है कि 2+2 डायलॉग का मतलब कि दो डिपार्टमेंट एक कंट्री का, दो डिपार्टमेंट एक कंट्री का, मतलब 2+2, ये दोनों आकर के बात करें, इसको बोलते हैं 2+2 डायलॉग। और इसमें जो दो 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 मिनिस्ट्रीज़ बात करती हैं, जो दो मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, उसमें कौन कौन सी मिनिस्ट्री होती है, डिफेंस मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री। अब आप समझ सकते हैं कि फॉरेन रिलेशन में डिफेंस मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल मिनिस्ट्री का कितना ज़्यादा रोल होता है। हालांकि ज़्यादातर चीज़ें कौन डील करता है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री डील करता है। लेकिन जब हम किसी कंट्री के साथ स्ट्रेटजिक लेवल पे बात करते हैं, कोई कंट्री हमारा स्ट्रेटजिक लेवल पे पार्टनर है, तो उसमें हमारा क्या क्या आ जाता है, डिफेंस इंटरेस्ट आ जाता है। तो अगर दोनों डिपार्टमेंट, या यूँ कहें कि दोनों मिनिस्ट्री एक साथ मिल कर के बात करेंगी, तो उनके बातों में जो चीज़ें होंगी उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होंगी, और वो आपस में एक समझ बूझ करके ही कोई चीज़ रखेंगे अगली कंट्री के सामने। देखिए होता क्या है कि अगर मान लीजिए अलग अलग बातें कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री मान लीजिए किसी और चीज़ पे, किसी और चीज़ को फोकस करके डायलॉग कर रही है, डिफेंस मिनिस्ट्री किसी और चीज़ पे फोकस करके डायलॉग कर रही है, तो उसमें क्या आ जाएगी, दोनों में एनोमलीज आ जाएंगी, ठीक है, दोनों में डिफरेंसेज आ जाएंगे, डाइवर्जेंस आ जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि ना तो डिफेंस सेक्टर में जो एग्रीमेंट हो रहा है वो आगे बढ़ पाएगा, और ना ही जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में जो काम हो रहा है वो आगे बढ़ पाएगा। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, इस चीज़ को दूर करने के लिए, परेशानी को ख़त्म करने के लिए 2+2 डायलॉग का सिस्टम लागू किया गया है। 2+2 लेवल पे डायलॉग किया जाता है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, द मिनिस्टर्स ऑफ डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स फ्रॉम टू कंट्रीज मीट टू डिस्कस देयर स्ट्रेटजिक एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट डील के होता है, और उसके साथ डिफेंस मिनिस्ट्री किस पे बात करती है, सिक्योरिटी पे बात करती है, ठीक है। द डायलॉग मैकेनिज्म हैज़ बिकम अ वे ऑफ एनहांसिंग डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन कंट्रीज बाय रेजिंग द कंसर्न रिगार्डिंग सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल अफेयर। चीज़ें आप समझ ही गए होंगे क्या होता है ये, ठीक है। इंडिया हैज़ सेटअप मच सच मैकेनिज्म विद द ऑल क्वाड कंट्रीज। देखिए वापस से आ गया क्वाड कंट्रीज, ऑल क्वाड कंट्रीज, दैट इज यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान।
ठीक है। अभी हमने पीछे इसके बताया था कि क्वाड के बारे में आप हमको बताइए। तो यहाँ पे आप ये जान लीजिए कि ये एक ग्रुप है जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और आप लिख देंगे तो ठीक ही है, अगर कुछ आपको अच्छा लगता है। तो इनके साथ जो हमारा 2+2 डायलॉग है, उन कंट्रीज़ के साथ हम क्या किए हैं। जैसे अभी हमने देखा स्ट्रेटजिक हेजिंग में अलग अलग कंट्रीज़ के साथ हमारा अलग अलग इंटरेस्ट है और उसी इंटरेस्ट पे हम उनके साथ अलग अलग तरह के एग्रीमेंट्स किए हैं। उसी तरह से 2+2 डायलॉग में भी हमारा अलग अलग कंट्रीज़ के साथ अलग अलग इंटरेस्ट है और उनके साथ हम अलग अलग तरह का डायलॉग किए हैं, एग्रीमेंट किए हैं। तो उसमें सबसे पहले देखिए, जापान के साथ जो हमारा 2+2 डायलॉग हुआ था वो 2008 से ही स्टार्ट है, 2008 में ही पहली बार इस्टेब्लिश किया गया था। और इसमें जो मुद्दे डिस्कस करते हैं 2+2 डायलॉग के थ्रू, उसमें हमारा सबसे जो पहला मुद्दा होता है वो होता है इंडो पैसिफिक रीजन का। ठीक है। देखिए, पहले ये एशिया पैसिफिक रीजन था, इसको यूएसए ने बदल के इंडो पैसिफिक किया है। ठीक है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि उसमें इंडिया का नाम आ गया। तो खैर अभी वो बात का मुद्दा है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ठीक है। तो जो जापान के साथ हमारा 2+2 डायलॉग का मैकेनिज्म है, उसके तहत हम इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में बात करते हैं कि वहाँ पे हम पीस मेंटेन करेंगे, प्रॉस्पेरिटी मेंटेन करेंगे और इंडो पैसिफिक रीजन की जितनी भी कंट्रीज हैं उनका हम प्रोग्रेस जो है इंश्योर करेंगे। उसके साथ साथ निगोसिएशन ऑफ द एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विंग एग्रीमेंट, ACSA। दोस्तों इसके बारे में भी आप एक लाइन लिखिएगा कि इसके तहत एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। अगर आपको पता है, अगर नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में कि ये एक्चुअली क्या है। उसके बाद अगला जो हमारा एरिया ऑफ डिस्कशन है वो है रिसर्च इन द एरिया ऑफ अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल, जिसको सिंपली रोबोट्स कहते हैं। रोबोटिक्स के डेवलपमेंट में भी हम जापान के साथ निगोसिएशन कर रहे हैं। देखिए क्या है कि अभी यूएसए बात कर रहा है कि वो अपने आर्मी में रोबोट्स को लड़ाएगा। ठीक है, रोबोट्स से लड़ाई कराएगा। तो इस तरह की चीज़ों में हम क्यों पीछे रहें। ठीक है, तो हम भी उस तरह की चीज़ें, हालांकि अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि हम मिलिट्री में या आर्मी में रोबोट्स भर्ती कर देंगे, लेकिन अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स का मतलब ये है कि रोबोटिक्स हम डेवलप करेंगे और उसका हम यूज़ डिफरेंट सेक्टर में करेंगे। वो चाहे हेल्थ हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है, ठीक है, या फिर और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो जापान के साथ हम इन सब चीज़ों पे बात कर रहे हैं। उसके साथ हमारा जो ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 डायलॉग है, उसमें जो बात करने का मुद्दा है वो क्या है, कोलैबोरेशन। किसके क्षेत्र में, टेररिज्म के क्षेत्र में। हम टेररिज्म से लड़ने के लिए उससे कोलैबोरेट कर रहे हैं। उसके साथ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, थ्रू इंफॉर्मेशन शेयरिंग, मतलब ये कि जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है इन सब चीज़ों के बारे में आप वो एक दूसरे के साथ हम लोग शेयर करेंगे। उसके साथ डिफेंस कॉपरेशन में भी हम ऑस्ट्रेलिया के साथ काम कर रहे हैं। उसके साथ रीजनल सिक्योरिटी तो है ही है, जैसे मान लीजिए क्वाड हो गया। ठीक है, तो रीजनल सिक्योरिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड न्यूज़ रहती है वो रहती है यूएसए के साथ 2+2 डायलॉग का। तो जो यूएसए के साथ हम बात कर रहे हैं वो तो सबसे पहला यही है कि बायलैटरल कोऑपरेशन इन द डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। उसके बाद काउंटर टेररिज्म एंड ट्रेड। देखिए दोस्तों, एक कॉमन चीज़ मैं बता दूं आपको, जब भी इस तरह की चीज़ें आए कि इस कंट्री के साथ हमारा जो एंगेजमेंट है वो किस किस सेक्टर में है, आप इसको बताइए। तो आप सिंपली क्या करिए ना, आप अपने दिमाग में सोचिए जितने एरिया ऑफ सेक्टर आपके दिमाग में आ जाए वो सारे इंक्लूड कर दीजिए। कहीं ना कहीं हम उस पर बात करते ही करते हैं। ठीक है, अगर वो कंट्री ठीक ठाक है, जैसे फ्रांस, जर्मनी, कोई भी कंट्री आ गई, यूएसए, तो उस पर हम ट्रेड पे बात करेंगे, स्ट्रेटजिक पे बात करेंगे, डिफेंस पे बात करेंगे, रीजनल सिक्योरिटी के पे बात करेंगे और टेररिज्म पे तो बात करेंगे ही करेंगे। फिर उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे, स्पेस पे बात करेंगे, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये तमाम सेक्टर होते हैं जो कि आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, अपने आंसर को डाइवर्सिफाई करने के लिए। ओके, तो उसी तरह से देखिए, यूएसए के साथ एक लाइन से हम पूरा गिना रहे हैं, जितने भी सेक्टर्स हम गिनाए हैं लगभग सारे में, कुछ ही सेक्टर को छोड़कर, जैसे एग्रीकल्चर हो गया उस पर हम नहीं बात करते हैं यूएसए के साथ, तो कुछ ही सेक्टर को छोड़ करके बाकी सब पे हम यूएसए के साथ बात करते हैं। जैसे फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, वापस से देखिए वही इंडो पैसिफिक रीजन आ गया। यूएसए सपोर्टेड इंडियाज एंट्री इन द यूएनएससी एंड एनएसजी। देखिए, ये आप हर चीज़, हर कंट्रीज के साथ ये नहीं लिख सकते, क्योंकि बहुत कम कंट्रीज हैं जो इसमें सपोर्ट करती हैं इंडिया का। ठीक है, कुछ ही कंट्रीज़ हैं, लेकिन मेजर कंट्रीज जो है ज़्यादातर वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है सपोर्ट कर ही देती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बोथ कंट्रीज साइन द इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स, एक इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी का हमने एग्रीमेंट किया है यूएसए के साथ। इसमें मतलब ये है कि जो यूएसए की कंपनीज़ हैं वो क्या करेंगी, इंडिया में आके इन्वेस्ट करेंगी, इंडिया के कंपनीज़ के साथ मिल करके काम करेंगे। तो ये एक हमारा एक एग्रीमेंट है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। फिर उसके बाद आईएसए विल ओपन द, देखिए यूएस डिफेंस कंपनीज पार्टनर टू द इंडियन प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, इंडिया यूएसए की जो डिफेंस कंपनीज है वो इंडिया के कंपनीज के साथ मिलकर के काम करेंगी। उसके साथ आईएसए इज अ पार्ट ऑफ द जनरल सिक्योरिटी मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट।
GSOMIA, इसके साथ इसी का एक भाग है वो भी, ठीक है। ISA इज एक्सपेक्टेड टू इनेबल द स्मूथ ट्रांसफर एंड क्लासिफाइड टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन प्राइवेट एंटिटीज विद द USA एंड चाइना। दोस्तों कुछ प्रॉब्लम है हमारे यहाँ लाइट में, ठीक है। इन्वर्टर बार बार बंद हो जा रहा है, फिर चल जा रहा है अपने आप, ठीक है। लाइट आ रही है जा रही है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिए, ओके। हाँ चलिए, तो ये USA के साथ हमारा जो 2+2 डायलॉग का क्षेत्र है, उस पर ये सब सारी चीज़ें बात हम कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको मोटा मोटा तो ये समझ में आ ही गया है। बस ये है कि आप एग्ज़ाम से पहले ये सब सारी चीज़ें एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ओके। आगे बढ़ते हैं। ये एक ज्वलंत मुद्दा है, US तालिबान पीस डील बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, और इसीलिए मैंने इसको रखा है कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होगा आपके लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं, और हो सकता है कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आने का चांस सिर्फ एक है कि US तालिबान पीस डील, दो दो क्वेश्चन हो सकता है बन जाए कि US तालिबान पीस डील सक्सेसफुल रहा कि नहीं रहा, और दूसरा क्वेश्चन कि इसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस दो चीज़ों पे, दो क्वेश्चंस पे आप अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा। तो दोस्तों इसको शुरू करने से पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड ले लीजिए, आप पहले देख लीजिए, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि एक्चुअली हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा डायरेक्शन क्या है। तो देखिए, जब 9/11 का घटना घटी तो उस समय अफ़गानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट थी, तालिबान की सरकार थी। तो उसने क्या किया कि जो लादेन था, उसको पहली बात तो उन्होंने अपने यहाँ ग्राउंड दिया रुकने के लिए, और उसके साथ साथ USA को हैंड ओवर करने से मना कर दिया। USA ने कहा कि आप उसको हमको हैंड ओवर कर दीजिए, लेकिन तालिबान चूँकि एक खुद ही मिलिटेंट आउटफिट है, मिलिटेंट आइडियोलॉजी पे काम करता है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं कि उस टाइम पे भी था और आज भी है। तो जो उसकी आइडियोलॉजी है, और टेररिज्म की आइडियोलॉजी है, तो उसने डिलीवर नहीं किया। तो इसके लिए क्या किया कि USA गवर्नमेंट ने एक स्ट्राइक किया, और उसके साथ साथ केवल USA गवर्नमेंट ने ही नहीं, उसके साथ साथ और भी जो ट्रूप्स थे और भी जो कंट्रीज़ थी, उनके साथ भी अलायंस बना करके एक स्ट्राइक किया, और लादेन को जो है बाद में मारा भी, और उसके साथ साथ तालिबान सरकार को डिस्पोज कर दिया, ठीक है। तालिबान को सरकार को वहाँ से हटा दिया, और तभी से USA हमेशा से जो है तालिबान से वहाँ पे अफ़गानिस्तान में फ़ाइट कर रहा है। तो छोटा सा इंट्रो था, छोटा सा बैकग्राउंड था, तो हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कंटेक्स्ट है, ठीक है। तो अभी जो रीसेंट कंटेक्स्ट है वो ये कंटेक्स्ट है कि US ने जो है एक डील साइन किया है, किसके साथ? तालिबान के साथ, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तालिबान के साथ। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते कि IR में मैक्सिमम चीज़ें आप कहीं ना कहीं सुने ही होते हैं, ठीक है। बस उसको क्या करना है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स को कलेक्ट करके प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो तालिबान के साथ उन्होंने एक एग्रीमेंट किया, और उस एग्रीमेंट में क्या बात की गई है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि विथड्रॉ कर लिए जाएंगे, वहाँ के जो भी ट्रूप्स हैं, US के ट्रूप्स हैं, उसको जो है हटा लेगी कितने दिन में? 14 महीने में, ठीक है। उसके बाद एक अलग से सेपरेट जॉइंट डिक्लेरेशन भी हुआ है, ठीक है, जिसके तहत जो है अफ़गानिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाने की बात कही जाएगी, ठीक है, स्टेबल गवर्नमेंट होगी। उसके बाद द पीस डील इज एक्सपेक्टेड टू किक ऑफ टू प्रोसेसेस, मतलब ये दो प्रोसेसेस हैं इसमें। एक पहला कि US जो भी वहाँ पे ट्रूप्स रखा है उसको क्या करेगी, वो क्या कहते हैं, विड्रॉ करेगी, और दूसरा जो प्रोसेस होगा वो होगा इंट्रा अफगान डायलॉग। देखिए, अफ़गानिस्तान में इशू केवल अफ़गान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच ही नहीं है, बल्कि वहाँ पे इस तरह के और भी आउटफिट्स हैं रीजनल लेवल पे, जो उनका रीजनल लेवल पे उन्होंने अपना अथॉरिटी बना के रखा है, वो आपस में वो लड़ते भिड़ते रहते हैं, ठीक है। तो जो पहला प्रोसेस होगा उसमें ये कि USA अपनी आर्मी को विथड्रॉ करेगी, और उसके साथ साथ जो कोलिशन आर्मी है उसको भी विथड्रॉ करेगी धीरे धीरे करके, और उसके साथ साथ जो अफ़गानिस्तान के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स हैं उसमें भी बातचीत होगी, उनमें एक एग्रीमेंट बनाने की कोशिश की जाएगी। तो ये जो पीस डील है, इसका जो कंटेक्स्ट है इंट्रो टाइप का है, वो आप यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअली डील में कहा क्या गया है, डील है किस बात की। तो सबसे पहले देखिए कि विथड्रॉ किया जाएगा 14 मंथ में, तो हमने देख ही लिया। उसके बाद तालिबान ने भी एक कमिटमेंट किया है कि तालिबान किसी भी ऐसे व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी ग्रुप को अफ़गानिस्तान का सॉइल यूज नहीं करने देगा। किस चीज़ के लिए? अगर वो USA की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, अगर वो USA के अगेंस्ट कोई काम करना चाह रहा है, USA की सिक्योरिटी के अगेंस्ट कोई काम करना चाह रहा है, तो ऐसे इंडिविजुअल को, किसी व्यक्ति को या किसी ग्रुप को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को
तालिबान सपोर्ट नहीं करेगी। ठीक है, ये पहली बात की गई इसके कमिटमेंट में। मतलब ये कुल मिला के दूसरी बात, पहली बात तो यही थी कि विड्रॉ कर लिया जाएगा, दूसरी बात थी ये कि तालिबान ने ये कमिटमेंट किया है कि किसी भी व्यक्ति या इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को हम यूज नहीं करने देंगे अफगानिस्तान का सॉइल अगर वो यूएस के सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तीसरा जो बात इसमें कही गई है वो है सैंक्शंस रिमूवल। सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशन ने जो सैंक्शन लगाया है तालिबान के लीडर्स पे, ठीक है, वो 3 महीने के अंदर हटा लिए जाएंगे। तालिबान के लीडर्स के ऊपर जो यूनाइटेड नेशन ने सैंक्शन लगाया है वो हटाया जाएगा, और उसके बाद यूएसए ने जो कुछ सैंक्शंस लगाए हैं उसको वो अगस्त 2027 तक हटाएगा। ठीक है, ये सैंक्शंस की बात हो गई। चौथी जो बात थी वो है प्रिजनर्स रिलीज। मतलब ये कि देखिए यूएसए ने भी कुछ प्रिजनर्स को रखा है, तालिबान ने भी कुछ प्रिजनर्स को पकड़ के रखा है, अदर जो लोग हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं उन्होंने भी कुछ प्रिजनर्स को पकड़ के रखा है। तो ये बात हो रही है कि कुछ प्रिजनर्स को 5000 प्रिजनर्स प्रेजेंट तालिबान एंड अप टू द 1000 प्रिजनर्स फ्रॉम द अदर साइड हेल्ड बाय द तालिबान विल बी रिलीज बाय द मार्च 10। ठीक है, तो आप ये समझ के चलिए कि देखिए डेट क्या है, टाइम क्या है, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आप केवल मोटा मोटा ये याद रखिए कि चार चीज़ों के बारे में बात की गई है। पहली बात यह है कि यूएस का विड्रॉ होगा, वहाँ के जो भी ट्रूप्स है उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा। उसके बाद तालिबान ने कुछ कमिटमेंट किया है कि वहाँ के सॉइल को वो यूएस के सिक्योरिटी के अगेंस्ट नहीं यूज़ करेगा। उसके बाद जो तालिबान के लीडर्स के ऊपर यूएन और यूएसए ने सैंक्शंस लगाया है उसको हटाया जाएगा। और चौथा जो पॉइंट निकल के आता है वो है कि प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया जाएगा जो दोनों पक्षों ने बंद करके रखा है। तो ये सिंपल 4 एग्रीमेंट्स हैं, 4 डील हैं, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ये डील सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। इसके आगे इसके सामने जो चैलेंजेज हैं उसमें चैलेंजेज क्या क्या हैं। तो सबसे पहले दोस्तों की ये जो डील हुई है ना वो वन साइडेड है। मतलब ये कि इसमें अफगानिस्तान गवर्नमेंट को तो शामिल ही नहीं किया गया। अफगानिस्तान के गवर्नमेंट में चूँकि देखिए वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है काफ़ी हद तक, चूँकि इलेक्शन होकर के वो आए हुए हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है लेकिन उसकी बात को यहाँ पे सुना नहीं गया, उस डील में उनको रखा ही नहीं गया। उसके साथ साथ इस डील में कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, इलेक्शन, इन सब चीज़ों की बात की नहीं गई। ठीक है, देखिए अगर हम बैकग्राउंड में देखें जो तालिबान की गवर्नमेंट थी, तालिबान जो है पूरी तरह से मुस्लिम शरिया लॉ पे काम करती है। ठीक है, वो जो है महिलाओं को बाहर नहीं निकलने देगी, महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं देगा, स्कूल कॉलेजेस को नहीं चलाएगा। ठीक है, तो वो पूरी तरह से शरिया लॉ पे काम करता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर ये डील सक्सेसफुल होती है और आगे आने वाले समय में तालिबान गवर्नमेंट वहाँ पे बनाती है तो जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होते हैं उसके लिए ये खतरनाक साबित होगा। ठीक है, उसके बाद इशूज विद द इंट्रा अफगान डायलॉग। हमने बताया कि बहुत सारे वहाँ पे छोटे छोटे आउटफिट्स हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं। तो ऐसे में जो इंट्रा अफगान डायलॉग है, इंट्रा अफगान बातचीत होनी है, उसमें जो है मुश्किलें होंगी। और उसके साथ साथ दोस्तों अभी जो वहाँ का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है अफगानिस्तान का, उसमें भी तालिबान ने ये आरोप लगाया है कि जो इलेक्शन हुआ है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरह की जो इंटरनल इशूज़ हैं वो भी जो है चैलेंज के रूप में इस डील के सामने हैं। उसके बाद प्रॉब्लम विद द प्रिजनर्स स्वैप, नो क्लैरिटी अबाउट द नंबर एंड टाइम। ठीक है, प्रिजनर्स को जो इधर उधर आपको स्वाइप करना है, छोड़ना है, उसमें भी क्लैरिटी नहीं है, बस कहा गया है कहाँ। ठीक है, एक दूसरे को अपीज करने के लिए ऐसी बातें की गई। उसके बाद द तालिबान इज फ्रेगमेंटेड आर डिवाइडेड इंटरनली, तालिबान खुद ही डिवाइडेड है। ठीक है, इट इज़ कम्पोज ऑफ वेरियस रीजनल एंड ट्राइबल ग्रुप्स एक्टिंग सेमी ऑटोनोमसली। हमने बताया कि बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो ऑटोनोमसली काम कर रहे हैं या फिर सेमी ऑटोनोमसली काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है इस तरह का जो पीस डील हुआ है जो जिसमें कि तालिबान ही एक मेजर पार्टी थी जो एक पार्टी के रूप में शामिल हुई थी, ऐसे में जो इंट्रा अफगान डायलॉग है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें तो है ही हैं, उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है वो है इम्पैक्ट ऑफ दिस डील ऑन द इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसमें देखिए सबसे पहला दिस डील अल्टर्स द बैलेंस ऑफ पावर इन फेवर ऑफ तालिबान। और तालिबान की अगर हम बात करें, तालिबान और इंडिया के रिलेशन की हम बात करें तो थोड़ा सा बैकग्राउंड आप ये जान लीजिए कि स्टार्टिंग में
इंडिया ने एकदम आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया था कि हम तालिबान के साथ कोई बात ही नहीं करेंगे, किसी भी तरह का बात ही नहीं करेंगे, समझौता तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, फिर उसके बाद में कुछ ऐसे सिचुएशंस बने थे कि जिसमें इंडिया ने कहा था कि कुछ मुद्दों पे हम तालिबान से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तो इशू है कि तालिबान के साथ इंडिया का जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं है, इंडिया बात करने के लिए तैयार नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद ये पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस इंडिया के ऊपर डालेगा अगर तालिबान गवर्नमेंट बनाती है। उसके बाद द डील में जियोपार्डाइज द की स्टेक्स इन इंडिया ऑफ इंडिया इन अफगानिस्तान। तालिबान की गवर्नमेंट बनेगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। ठीक है, उसके अलावा ठीक है, जैसे क्या है कि इंडिया हैज़ इन्वेस्टेड कंसिडरेबल रिसोर्सेज इन अफगानिस्तान डेवलपमेंट। हम जानते हैं कि अफगानिस्तान को डेवलप करने के लिए इंडिया ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं। ऐसे में अगर तालिबान का गवर्नमेंट बनता है या तालिबान पावर में आती है तो जो ये एफर्ट्स हैं ये क्या हो जाएंगे, सब बेकार हो जाएंगे। उसके बाद अफगानिस्तान गवर्नमेंट जो है वो हमारे लिए एक स्ट्रेटजिक रिसोर्स है, स्ट्रेटजिक एसेट है। क्यों कि हमको पाकिस्तान को अगर काउंटर करना है तो हमको अफगानिस्तान का सहारा लेना ज़रूरी है। लेकिन अगर तालिबान की गवर्नमेंट बनती है तो ऐसे में जो अफ़गानिस्तान है उसका सपोर्ट इंडिया को नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि जो तालिबान है उसका ज़्यादा जो रिलेशन अच्छा है वो पाकिस्तान का है। ठीक है, पाकिस्तान का जो भी अथॉरिटीज़ हैं, कई सारी अथॉरिटीज़ हैं जो अफ़गानिस्तान के तालिबान आउटफिट को हमेशा से सपोर्ट करती हैं। इनडायरेक्ट बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आईएसआई की बात कीजिए तो आप कह सकते हैं कि आईएसआई काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, हमेशा जो है तालिबान के साथ खड़ी रहती है। ठीक है, तो ऐसे में जो हमारा अफगानिस्तान एक एसेट के रूप में है वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट हो गया। अगला इम्पैक्ट जो होगा वो ये है कि अफ़गानिस्तान इज़ द गेटवे ऑफ द सेंट्रल एशिया। हमने बताया कि सेंट्रल एशिया के साथ हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। देखिए, केवल एनर्जी सिक्योरिटी ही नहीं है हमारा सेंट्रल एशिया के साथ, बल्कि ट्रेड, कल्चरल रिलेशन, ये सब भी बहुत सारे हैं। बॉलीवुड मूवीज़ बहुत ही फेमस होती हैं सेंट्रल एशिया में। ठीक है, तो ये भी एक हमारा कल्चरल एक समझ लीजिए एक टाई ही है। ठीक है, उसके बाद विड्रॉल ऑफ यूएस ट्रूप्स को रिजल्ट इन ब्रीडिंग ऑफ द फर्टाइल ग्राउंड फॉर वेरियस एंटी इंडिया टेररिस्ट आउटफिट्स लाइक लश्कर ए तैयबा। ठीक है, जैसे मोहम्मद, ये सब सारे जो हैं। देखिए, चूँकि अब सोचिए कि तालिबान खुद ही एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और अगर वो पावर में आएगी तो ऑब्वियसली उसका जो आइडियोलॉजी होगी, जो माइंड सेट होगा, वो उसी तरह से काम करेगा। तो ऐसे में जो हमारा एंटी टेरर एफर्ट है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा प्रभावित होगा, बैडली इम्पैक्ट होगा। तो ये सब सारी चीज़ें आप इम्पैक्ट के रूप में लिख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक प्रश्न जो बन सकता है वो तो ये प्रश्न बन ही सकता है कि जो यूएस पीस डील हुआ है तालिबान के साथ उसका इंडिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इंडिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। उसके साथ साथ दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि इतना दिन से यूएस जो है तालिबान से फाइट कर रहा है, फिर भी वो तालिबान को पूरी तरह से डिफीट नहीं कर पाया। इसके पीछे क्या कारण है, इसको गिनाइए आप। तो दोस्तों, मैं आपको केवल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस किस पॉइंट पे सोच करके आप लिख सकते हैं। तो आप इसको स्वयं अपने एक कोई पेज होगा 1-1.5 पेज का, उस पर लिखिएगा। देखिए, सबसे पहला कारण था डिप्लोमेटिक कारण। ठीक है, डिप्लोमेटिक कारण में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ यूएस काफ़ी मिलजुल के काम करता है। ठीक है, यूएस हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया है और पाकिस्तान क्या कहते हैं, तालिबान को सपोर्ट किया है। इवन ये भी माना जाता है कि पाकिस्तान को जो भी इकोनॉमिक एफर्ट्स दिए गए, जो भी इकोनॉमिक चीज़ें दी गई यूएस की तरफ से, उसको क्या किया है पाकिस्तान ने, डाइवर्ट कर दिया है तालिबान को सपोर्ट करने के लिए। तो पहला रीज़न तो डिप्लोमेटिक हो गया। दूसरा रीज़न दोस्तों, सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि वहाँ का जो जियोग्राफिकल कंडीशन है उसमें जो है यूएस ट्रूप्स फिट नहीं बैठ पाते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि तालिबान तो वहाँ का लोकल है, वहाँ की सारी चीज़ों को पता है, वहाँ का टेरेन कैसा कैसा है पता है सब कुछ, लेकिन जो जियोग्राफिकल सिचुएशन है वहाँ का वो यूएस के ट्रूप्स के फेवर में कम है। ठीक है, ये भी एक कारण है। तो दो कारण हमने बताया, डिप्लोमेटिक कारण और जियोग्राफिकल कारण। ठीक है, उसके साथ साथ हिस्टोरिकल रीजन भी है। वहाँ पे आप लिखेंगे यूएसएसआर के साथ जो कन्फ्लिक्ट है यूएस के साथ, उसके बारे में लिखेंगे, जो कि हिस्टोरिकल कारण है। ठीक है, तो ये 2-3 कारण मोटा मोटा आप लिखेंगे और उसके बाद जो भी आप और भी सोच पाएँ कि इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, डिस्टेंस फैक्टर कितना मैटर करता है, ये सब सारी चीज़ें आप सोच करके उसमें लिख सकते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ फेलियर ऑफ यूएस इन अफगानिस्तान, ये क्वेश्चन बनने की संभावना है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड में आप कुछ चीज़ें हैं जो लिखेंगे। ठीक है, आईआर में देखिए, इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी, डेमोक्रेटिक, प्लूरिस्टिक। ठीक है, ये सब वर्ड
जो है रूल बेस्ड ऑर्डर, ये सब वर्ड जो है डिप्लोमेसी के रूप में आप जो है आईआर का जब भी आंसर लिखें तो इसमें यूज करेंगे, ठीक है। अब जो है अगर इन सब चीज़ों को इंश्योर करना है तो क्या क्या करने की ज़रूरत है। सबसे पहले द अफगानिस्तान पीस प्रोसेस शुड बी अफगान लेड, ठीक है, अफगान ओन्ड एंड अफगान कंट्रोल, ठीक है। अफगानिस्तान चूँकि हम वहीं के पीस और प्रॉस्पेरिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ की ही गवर्नमेंट को अगर हम शामिल नहीं कर रहे हैं तो ये कहाँ की बात हुई, ये कैसी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो जो पीस प्रोसेस होना चाहिए उसमें अफगानिस्तान का ही सबसे बड़ा रोल होना चाहिए इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान, चाइना और यूएसए का, ठीक है। दूसरा, आल्सो देयर इज ए नीड ऑफ ग्लोबल कम्युनिटी टू फाइट अगेंस्ट द ग्लोबल कंसर्न ऑफ टेररिज्म, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी को एक साथ आकर के टेररिज्म से लड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके लिए क्या कर सकते हैं कि एक जो कम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म था जो कि इंडिया ने प्रपोज किया था यूनाइटेड नेशन में 1996 में ही, उसके तहत काम करने की आवश्यकता है, उस पर बात करने की ज़रूरत है। उसके बाद दो, द डील इज गुड स्टेप, द रोड अहेड वुड नॉट बी इजी, अचीविंग लास्टिंग पीस इन अफगानिस्तान विल रिक्वायर पेशेंस एंड कंप्रोमाइज एमंग ऑल पार्टीज। देखिए कुछ चीज़ें होंगी जो कि यूएस को भी कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें हैं जो तालिबान को भी कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, और तालिबान की तरफ से सबसे बड़ा जो कंप्रोमाइज़ हो सकता है वो यही कि वो अपने जो उनके हथियार हैं उसको हटा दें, उसको छोड़ दें, ठीक है, हथियार उठाना बंद कर दें, यही उनकी तरफ से कंप्रोमाइज़ हो सकता है। और उसके साथ साथ जो अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कंप्रोमाइज़ होना चाहिए वो क्या कंप्रोमाइज़ होना चाहिए कि जो तालिबान है उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने मतलब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार उनको देना चाहिए, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हैं कि जितने भी पार्टीज उसमें इन्वॉल्व हैं वो सारे कुछ ना कुछ उसमें कंप्रोमाइज़ करेंगे, तभी जो है ये पीस डील सक्सेसफुल हो पाएगा। ये तो आप ये कंक्लूजन के रूप में आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए आईआर में थोड़ा सा मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ, इसका कारण है, पहला कारण तो ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी पॉइंट, कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो जो आपको समझ में ना आए, और दूसरा मेरा जो इनहेरेंट प्रॉब्लम है वो ये है कि मेरा आईआर सेक्शन काफ़ी अच्छा रहा है, हमेशा से ही इसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी रही है। चाहे उसका कारण आप ये समझ सकते हैं कि मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल रहा है, चाहे ये भी कारण समझ सकते हैं कि मेरा इंटरेस्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा रहता है, मुझे बहुत मज़ा आता है आईआर पढ़ने में। तो इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करके ये सारी चीज़ें मैं आपको भी बताता हूँ ताकि आपको भी आईआर में इंटरेस्ट हो, ठीक है, मेरी तरह, और आप भी जो है आईआर को पढ़ते समय मुस्कुराएं, ना कि उसको एक हेडेक के रूप में, एक बर्डन के रूप में पढ़ें, ठीक है। तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा मुद्दा है वो है इंडिया यूएस रिलेशन का। देखिए लगे हाथ हम यूएस के बारे में पढ़ रहे थे तो यूएस को भी हम फटाफट इसको देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए, ठीक है। अभी देखिए इसका कंटेक्स्ट ये है कि अभी मोदी साहब गए थे अमेरिका में, वहाँ पे हाउडी मोदी करके आए थे, और ट्रंप साहब आए थे इंडिया में और यहाँ पे नमस्ते ट्रंप हुआ था, ये कंटेक्स्ट है। तो दोस्तों जो पिछला कुछ डिकेड है, मतलब पिछले 20 साल में ऐसा देखा गया है कि जो भी वहाँ का प्रेसिडेंट बना है वो एक बार अपने कार्यकाल में कम से कम एक बार इंडिया का विजिट जरूर किया है, ठीक है, ऐसा ये देखा गया है। तो इस तरह का जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यूएसए के साथ, या फिर जो ये फ्रिक्वेंट विजिट हो रहा है, विजिट की जो फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, इसके पीछे क्या कारण है सबसे पहले ये देखते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया और यूएसए का रिलेशन क्या क्या, कहाँ कहाँ पे हम डाइवर्स करते हैं अपने, हमारा मतभेद है, और कहाँ कहाँ पे मतैक्य है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही देखिए कि जो अभी ट्रंप आए या फिर जो भी प्रेसिडेंट विजिट करते हैं उसके पीछे कारण क्या है। ए शिफ्ट इन ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स इन द पोस्ट कोल्ड वार एरा, जब से कोल्ड वार ख़त्म हुआ है, ठीक है, और कोल्ड वार जब ख़त्म माना जाता है वो यही माना जाता है कि जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, 1991 में पूरी तरह से रसिया जब बन गया तो उस समय कोल्ड वार का एंड माना जाता है, ठीक है। तो उसके बाद से जो भी कंट्रीज़ हैं ग्लोबल लेवल पे वो क्या है, अपने इंटरेस्ट को, अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज की हैं, और बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आया है ग्लोबल ऑर्डर में। मतलब कि एक पहले क्या था कि एक दो ब्लॉक्स बन गए थे, एक ब्लॉक यूएसएसआर के साथ था, एक ब्लॉक जो है अमेरिका के साथ था। हालांकि उसमें एक ब्लॉक इंडिया का भी था कि अपना इन्होंने नैम चलाया हुआ था, नॉन अलाइन मूवमेंट का इनका था। तो इसमें ज़्यादातर कंट्रीज़ थी बेचारे। अब देखिए इन कंट्रीज़ का ना एक्चुअली नैम में होने का एक अपना इंटरेस्ट था, अपना एक कारण था, ठीक है। सारी कंट्रीज़ भुखमरी की शिकार थी, सारी थकी हारी कंट्रीज़ थी, गरीबों की कंट्रीज़ थी। तो ये लोग कहे कि हमारा ना इसमें फ़ायदा हो रहा है ना इसमें फ़ायदा होगा, अच्छा यही है कि हम लोग अपना जो है एक अपना रास्ता बना के चलें, ठीक है। सारे
मरे गले लोग थे, तो उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और उस पर काम किया। तो जब पोस्ट कोल्ड वार एरा आया तो नैम का भी उतना ज़्यादा रेलेवेंस नहीं रहा, धीरे धीरे ख़त्म हो। ये यहाँ तक कि आप देखिए इस समय नैम का क्या रिलेवेंस है, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। नैम क्या अपना रिलेवेंस खो दिया है या खो रहा है? नैम कितना काम कर रहा है? क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में, सारी कंट्री जब अलग अलग तरह से डील करें, सबको बुद्धि आ गई, एजुकेशन आ गया है, ठीक है, सारे इन्फॉर्म्ड हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं, ठीक है, तो वो अपने इंटरेस्ट को, वही चीज़ है कि कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन में परमानेंट न तो कोई दुश्मन होता है न तो कोई दोस्त होता है। जो चीज़, अगर कोई चीज़ एक परमानेंट है वो है अपना इंटरेस्ट, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप नैम को लेकर के पुराने ढर्रे पे ही चलेंगे तो नैम का उद्धार होने वाला नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, धीरे धीरे नैम अपना रिलेवेंस ही ख़त्म कर देगा, रिलेवेंस ही खो देगा, ठीक है। तो जो रीज़न है इंडिया और यूएसए की नज़दीकियों का, वो एक रीज़न ये भी है कि ग्लोबल आर्डर जो है चेंज हो रहा है। उसके साथ साथ इंडियाज इकोनॉमिक एसेंट, सबको पता है कि इंडिया जो है बहुत बड़ी मार्केट है हर किसी के लिए, ठीक है। यहाँ की जनता जो है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है, समझ रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ है कि यूएसए जो है इंडियन इकोनॉमिक जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है उसको ग्रैब करना चाहती है। उसके बाद द राइज ऑफ एन असर्टिव चाइना, चाइना का रोल, चाइना एक चैलेंज बन के खड़ा हो गया है यूएसए के सामने। तो चाइना को काउंटर करने के लिए यूएसए को इंडिया का साथ लेना ज़रूरी हो गया है। उसके बाद इंडियाज प्लेस ऑन द ग्लोबल हाई टेबल, आप सोचिए कि इस समय ग्लोबल लेवल पे कोई भी अगर बड़ी बात होती है तो उसमें बिना इंडिया को शामिल किए आप उसको सक्सेसफुली कर नहीं सकते, ये शाश्वत सत्य है, इसको जो है हमें मानना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो क्रिटिसाइज़ करते हैं इंडियन गवर्नमेंट को या फिर इंडिया के अभी तक के अचीवमेंट को। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी या किसी पर्टिकुलर टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। एक चीज़ आप ये सोचिए कि एक समय ऐसा था कि जब इंडिया स्वतंत्र हुई तो इंडिया के पास कुछ नहीं था, एकदम गरीब थी, डिप्लोमेटिक लेवल पे भी उतनी सारी बातें नहीं सुनी जाती थी। लेकिन पिछले समय में जब से इंडिया आज़ाद हुआ है तब से लगातार एफ़र्ट कर रहा है और उसी एफ़र्ट का रिजल्ट है कि आज इंडिया का ग्लोबल लेवल पे बिना इंडिया के पार्टिसिपेशन के कोई भी बड़ा मुद्दा डिस्कस नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये इंडिया का एक, आप ये इस तरह से कह सकते हैं कि इंडिया का डिप्लोमेटिक जियोपॉलिटिकल लेवल पे ये एक अचीवमेंट है कि इंडिया का जो बात है वो हमेशा हर जगह सुनी जाती है, बल्कि केवल सुनी ही नहीं जाती है बल्कि इसको पूरी तरह से स्थान मिलता है जियो पॉलिटिकल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। तो जो इंडिया का कद बढ़ा हुआ है ये भी एक कारण है कि यूएसए जो है इंडिया के साथ नज़दीकी बढ़ाना चाहता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन इन द रिलेशन फ्रॉम डिटैच टू द स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। पहले क्या था कि हम जब नैम के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश किए थे तो हम अमेरिका से पूरी तरह से डिटैच्ड रहते थे, ठीक है, उनसे हमारा कोई भी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं रहता था, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रहता था। लेकिन आज का समय ये है दोस्तों कि यूएसए हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर है, ठीक है। हालांकि अब जैसे ऐसा धीरे धीरे लगने लगा है कि स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बहुत छोटी बात हो गई, क्योंकि हमारा तो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप युगांडा रवांडा के भी साथ है, ठीक है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि किसी कंट्री के साथ हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है तो इसका मतलब कि हमारा उसके साथ अच्छा रिलेशन है, ओके। तो आप स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के बारे में क्या जानते हैं, इसका मतलब क्या है, क्या इसको आप समझते हैं? अगर आप जानते हैं कुछ तो कमेंट बॉक्स में एक लाइन में ज़रूर लिखिएगा, ओके। तो ये चीज़ें हो गई कि हमारा जो इंडिया और यूएस के साथ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो किस लेवल पे हुआ है। अभी हम देखते हैं दोस्तों कि जो अभी नमस्ते ट्रंप हुआ था उसमें क्या क्या आउटकम्स रहे हैं, उससे क्या क्या निकल के आया है, ठीक है। तो ये फैक्चुअल चीज़ है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। द एग्रीमेंट साइंड फॉर द डिफेंस परचेज वर्थ $3 बिलियन के एक $3 बिलियन का हमारा डिफेंस सेक्टर में एग्रीमेंट हुआ है कुछ चीज़ों को परचेज करने के लिए, जैसे कि उसमें MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर है, ठीक है। तो इस सब चीज़ों के बारे में बात हुई है। उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइज को भी और टेक्नोलॉजी शेयरिंग के बारे में बात हुई है। उसके बाद एक MOU साइन हुआ है, ठीक है, पेट्रोनेट टू इन्वेस्ट इन अमेरिकन गैस कंपनी तेलुरियन, ठीक है। पेट्रोनेट इन्वेस्ट पेट्रोलियम सेक्टर में भी इन्वेस्ट करने की बात हुई है कि इंडियन कंपनी जो है अमेरिकन गैस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगी। उसके साथ साथ एक कमर्शियल एग्रीमेंट फॉर द वेस्टिंग हाउस टू बिल्ड 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन आंध्र प्रदेश। ये मुद्दा है, इसको जो है अभी आगे भी देखेंगे कि यह क्या मुद्दा है और कितना ये सक्सेसफुल हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, ओके। तो वेस्टिंग हाउस कंपनी है उसके साथ भी एक एग्रीमेंट हुआ है।
जो कि आंध्र प्रदेश में 6 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगी। उसके बाद अलॉन्ग विद दिस बोथ कंट्रीज शेयर द स्ट्रांग लैंग्वेज विद रिस्पेक्ट टू चाइनाज हेजमनी इन द साउथ चाइना सी एंड द बेल्ट रोड इनिशिएटिव। तो उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली चाइना को डांटा है कि आप जो है ये जो साउथ चाइना सी में ज़बरदस्ती कर रहे हो, और ये जो आपका बेल्ट रोड इनिशिएटिव है इस पर थोड़ा जो है सोच समझ के आगे बढ़ो, थोड़ा सा जो है लोगों का भी यहाँ पे केयर करो, केवल अपना एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी और अपने केवल इंटरेस्ट की बात मत करो, ठीक है, थोड़ा सा सोच समझ के बात करो, क्योंकि यहाँ पे यूएसए और इंडिया भी आपके सामने खड़े हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी बातें हुई हैं। उसके बाद हाउएवर देयर वाज नो एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड डील, ट्रेड डील पे कोई बात नहीं हुई है। तो जब आप ट्रंप के विजिट के बारे में लिख रहे हो तो जैसा कि हमने बताया कि कुछ पॉइंट्स कॉमन होते हैं, आप लिख सकते हैं, तो लेकिन आप वहाँ पे ट्रेड के बारे में मत लिखिएगा। ज़्यादातर हमारी जो बातें हुई हैं वो डिफेंस सेक्टर में ही हुई हैं, ठीक है, जो ट्रंप नमस्ते ट्रंप वाला प्रोग्राम हुआ था गुजरात में। ओके, तो ये हो गया जो विजिट हुई थी उसके जो कॉमन आउटकम्स थे उसके बारे में। अभी हम देखते हैं कि इंडिया और यूएस से हालांकि रिलेशन अच्छे हैं, हम अच्छे दोस्त बन रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे हमारा मतभेद है, ठीक है, मतलब डाइवर्जेंस है। तो ये मुद्दा कौन कौन सा है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रेड डील। इस पे इतना मतभेद है कि इसके बारे में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में बात ही नहीं हुई, ठीक है। अब इसमें मेजर इशू क्या है ट्रेड डील में? सबसे पहला इशू ये है कि यूएसए ये कहती है कि इंडिया जो है ना टैरिफ किंग है। ये जब ही देखो किसी भी चीज़ पे अमेरिका की चीज़ों पे ये क्या करता है, टैरिफ लगा देता है, ठीक है। देखिए टैरिफ दो तरह का होता है, एक तो सीधा सीधा आप कस्टम ड्यूटी लगा दें, ठीक है, एक दूसरा होता है कि सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी टैरिफ लगा दीजिए, उसमें ये कह दीजिए कि यहाँ का सामान जो आ रहा है वो हमारे यहाँ के जो नागरिक हैं उनके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसी चीज़ें, हालांकि यूएसए इसको बहुत ज़्यादा यूज करता है। अभी इसको आप एग्जाम्पल के रूप में पर देखिए तो कुछ दिन पहले यूरोपियन कंट्रीज़ ने अल्फांसो मैंगो पे लगाया हुआ था सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी टैरिफ। तो यूएसए हमेशा एक यूज़ करता है इंडिया को कि इंडिया जो है टैरिफ किंग है, ठीक है, तो हर चीज़ पे वो टैरिफ लगाता रहता है। उसके अगेंस्ट उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका ने क्या कर दिया, अपनी एक पॉलिसी ले आती, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। ये भी जो है इंडियन ट्रेड को, अमेरिकन मार्केट को मतलब उसको एक्सेस करने में हेल्प करती है। उसके बाद अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है कि टर्मिनेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम द जीएसपी लिस्ट, ये इशू है ट्रेड सेक्टर में। उसके खिलाफ, उसके रिएक्शन में इंडिया ने भी कुछ अपना रिटेलिएटरी टैरिफ इम्पोज कर दिया सेवरल अमेरिकन इम्पोर्ट्स, ठीक है। दिस मेड द यूएस अप्रोच टू द यूएस अगेंस्ट डब्ल्यूटीओ अगेंस्ट इंडिया। बहुत सारे रिटेलिएशन में टैरिफ लगा दिए, ज़्यादा टैरिफ बढ़ा दिए, तो डब्ल्यूटीओ के वॉच लिस्ट में आ गया इंडिया। उसके बाद एक और जो प्रॉब्लम आ रही है वो है कि बैरियर टू डिजिटल ट्रेड, ठीक है, इंडिया डाटा लोकलाइजेशन की बात करता है, ये जो डिजिटल ट्रेड है इसको हर्ट करेगा। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड डेयरी प्रोडक्ट के बारे में हमने सब्सिडी वाला इशू बात कर ही लिया। तो ये सब सारी चीज़ें जो है वो है ट्रेड के क्षेत्र में हमारा पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है। उसके बाद इंटरनल इशूज कुछ हैं, ठीक है, इंटरनल इशूज कुछ हैं जिसकी वजह से हमारा यूएसए के साथ क्या है, कुछ डाइवर्जेंस है। उसमें देखिए क्या है कि अभी अगर आप इस तरह से देखें तो जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वो इंडिया और यूएसए के बीच में शेयर्ड डेमोक्रेसी वैल्यूज़ हैं। जैसे हम दोनों रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, ठीक है, हम लोग डेमोक्रेसी को फलने फूलने की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉमन हैं। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ चीज़ें ऐसी हुई इंडिया में जो कि यूएसए के लिए उसको मानना थोड़ा सा मुश्किल हुआ। यूएसए क्या कहता है कि ये जो है इंडिया का थोड़ा सा ऐसा काम है कि जिस पे यूएसए पूरी तरह से उससे सहमत नहीं है। उसमें जो सबसे पहला इशू था वो यही था कि रिवोकेशन ऑफ द आर्टिकल 370, और उसके बाद नया सिटीजनशिप लॉ जो बनाया गया, इस पे पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है। अमेरिका का कहना कुछ और है, इंडिया इस पे कुछ और स्टांस रखती है। उसके बाद एनआरसी इशू आप जानते ही हैं, एनआरसी इशू वाला है, ठीक है। तो इन सब मुद्दों पे जो है अमेरिका क्या करती है, भारत के साथ पूरी तरह से खड़ी नहीं रहती है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखते ही हैं कि यूएस पाकिस्तान इक्वेशन, हालांकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब से आया है तब से पाकिस्तान को लेकर के यूएस की पॉलिसी काफ़ी चेंज हुई है। और उसके क्षेत्र में देखिए ट्रंप ने एक बार कहा भी था कि अगर पाकिस्तान ऐसे ही डाइवर्ट करता रहा अमेरिका के रिसोर्सेज को, तो अमेरिका क्या करेगा, पैसा देना बंद कर देगा पाकिस्तान को, उसकी हेल्प नहीं करेगा उसके डेवलपमेंट में। तो ये आप कह सकते हैं कि अभी जो थोड़ा सा अप्रोच है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन पहले से यही रहा है कि अमेरिका हमेशा जो है प्रो पाकिस्तान रहा है। तो ये कुछ पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस हैं हमारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे यूएसए और
इंडिया जो है एक जगह है, एक मत पे है। तो सबसे पहले पोस्ट कोल्ड वार एरा इंडियाज रिलेशनशिप विद द यूएस ऑन द डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक इशूज हैज स्ट्रेंथेंड। ठीक है, दिस कैन बी रिफ्लेक्टेड इन द फॉलोइंग। जो हमारा डिफेंस के सेक्टर में उनके साथ रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। जैसे आप समझ सकते हैं कि 4 फंडामेंटल मिलिट्री एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें हम इंडिया के साथ 3 साइन कर ही चुके हैं। ठीक है, 3 कौन कौन से? कोमकासा, GSO MIA अभी इसके पहले हमने देखा, लिमोआ हमने देखा, ये 3 हमने एग्रीमेंट कर ही लिया है। एक बच रहा है बेका। बेका किस लिए इसलिए साइन नहीं हो पा रहा है दोस्तों, क्योंकि जो क्राइटेरिया है बेका को साइन करने के लिए उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया पे इंडिया फिट नहीं बैठता है, तो इसलिए बेका जो है अभी तक साइन नहीं हो पाया है। देखिए ये जो फंडामेंटल मिलिट्री एग्रीमेंट्स हैं, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन हो सकता है कि इसके आजू बाजू में कुछ क्वेश्चन पूछ ले। तो आप एक बार बस ऐसे देख लीजिएगा कि ये एक्चुअली क्या होता है। जनरली समझ में नहीं आएगा आप जब इसको पढ़ेंगे, तो मैं अभी से बता दे रहा हूँ, लेकिन बस केवल ऐसे देख लीजिएगा कि ये डिफेंस सेक्टर के कुछ एग्रीमेंट है जो हम यूएसए के साथ किए हैं, और इसमें हम कुछ चीज़ों को खरीदेंगे, कुछ चीज़ों को उनसे कंट्रोल करवाएंगे, कुछ चीज़ें एक्सचेंज करेंगे। तो ये तरह तरह की चीज़ें हैं इसमें। उसके बाद क्या है? द साइनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स दैट विल अलाउ द ग्रेटर कोलेबोरेशन एमंग द टू कंट्रीज प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्रीज के, इसके बारे में हमने इसके पहले देख लिया। उसके बाद 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्ट्री डायलॉग, इसके बारे में भी हमने देख लिया, तो ये भी हमारा पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है। उसके बाद बायलैटरल स्ट्रेटजिक एनर्जी पार्टनरशिप वाज लॉन्च्ड इन 2018। इसमें क्या होगा कि इसके लिए इंडिया ने कहा है कि हम बहुत सारे गैस और नेचुरल गैसेज और CNG पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं वो यूएसए से हम खरीदेंगे। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है। उसके बाद इनॉग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंडिया यूएस ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज एंड एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग मिलिट्री एक्सरसाइजेज। देखिए एक तो ट्राईलेटरल सर्विस हमने स्टार्ट किया इंडिया के साथ, यूएसए के साथ, और उसके साथ साथ जो भी एग्जिस्टिंग मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं उसको भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इंक्लूजन ऑफ इंडिया एंड साउथ एशिया इन द यूएस मैरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव। मैरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो यूएसए की है उसमें इंडिया और साउथ एशिया को शामिल कर लिया है। तो अभी इसका मतलब ये हुआ कि मैरीटाइम जब सिक्योरिटी प्रदान करेगा तो उसमें इंडिया के इंटरेस्ट को और साउथ एशिया के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखेगा। उसके बाद प्लेसिंग पाकिस्तान ऑन द ग्रे लिस्ट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। देखिए FATF जो है ये दोस्तों 2 एस्पेक्ट पे बात करता है। एक तो ये टेरर फंडिंग के बारे में बात करता है, उसको रोकने की बात करता है, और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग की बात करता है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की बात करता है। तो बहुत दिन से इंडिया ये चाहती थी कि पाकिस्तान को इसके ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, ताकि जो ग्लोबल कम्युनिटी है उसका ध्यान पाकिस्तान के टेररिज्म एक्टिविटी पे पड़ सके, और यूएसए ने इसमें हेल्प किया कि इसको FATF में रखा जाए। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है कि दोनों एक मत पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालें। उसके बाद द US हैड डेजिग्नेटेड इंडिया एज एन इंटेग्रल पार्ट इन इंडो पैसिफिक नैरेटिव बाय द कंसेप्शन ऑफ क्वाड। ठीक है, क्वाड में भी ये बताया गया है कि इंडिया जो है इंडो पैसिफिक रीजन में एक मेन सेंटर है, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए क्वाड का फॉर्मेशन किया जा रहा है। ठीक है, तो फिर से देखिए क्वाड आ गया, तो आप एक बार क्वाड को जो है 2 लाइन में ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि अभी जो सिचुएशन है, जैसे देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, यूएसए के साथ रिलेशन अच्छा है, उसको और भी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तो वे फॉरवर्ड में हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेस्टिंग हाउस के साथ हमने एग्रीमेंट तो किया कि 6 न्यूक्लियर रिएक्टर हम बनाएंगे, लेकिन दोस्तों जो हमारा एक ये डील हुई थी, ठीक है, अभी सिविलियन न्यूक्लियर डील 2008 में हुई थी, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी क्लियर नहीं हैं, और उसी की वजह से उस टाइम पे भी रिएक्टर बनाने की बात की गई थी, जो कि पूरी तरह से नहीं बनाया जा सका, उस पर पूरी तरह से काम नहीं हो पाया। तो आप सोचिए जो हमारा पुराना डील है हम उसी पे ही काम नहीं कर पा रहे हैं, तो जो नया डील है उस पर हम कैसे अच्छे से काम कर पाएंगे? तो इस पर अभी और भी अच्छे से बात करने की ज़रूरत है, इसमें बहुत और ज़्यादा क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। उसके बाद द इंडो US इंगेजमेंट इज़ नीडेड इन द इंडो पैसिफिक रीजन टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड रूल बेस्ड ऑर्डर इन द रीजन। देखिए अभी क्या है कि इंडिया के साथ इसलिए कोलेबरेट कर रहा है क्योंकि उसको चाइना का थ्रेट है, लेकिन कि जो आर्ग्यूमेंट है, जो वे फॉरवर्ड है, जो हमारा कंक्लूजन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि यूएसए को इंडिया के साथ मिल करके इंडो पैसिफिक रीजन में एक रूल बेस्ड आर्डर का जो रूल बेस्ड आर्डर होता है, मतलब कि सारी कंट्रीज एक रूल पे काम करें,
उसको इस्टेब्लिश करने के लिए दोनों कंट्रीज़ को मिल करके काम करने की आवश्यकता है, ना कि दोनों कंट्रीज अपने अपने इंटरेस्ट को लेकर के ही एक साथ हों। स्वार्थ नहीं बल्कि परमार्थ, ठीक है, स्वार्थ की जगह पे परमार्थ की बात करिए और पूरे रीजन को इंश्योर करने की बात कीजिए, ठीक है। उसके बाद इंडिया मस्ट परस्यू द स्ट्रेटेजिक हेजिंग पॉलिसी। ऑब्वियसली हम केवल यूएसए के साथ ही इतनी तरह से घुल मिल जाएं कि हम रसिया को भूल जाएं, हम चाइना की तरफ से आने वाले जो अच्छी बातें हैं उसको हम लेना भूल जाएं, तो ये अच्छी बात नहीं होगी, ठीक है। तो हमको स्ट्रेटेजिक हेजिंग करने की ज़रूरत है अपने पॉलिसी में। उसके बाद इंडिया यूएस रिलेशन रिमेन्स क्रिटिकल फॉर द शेपिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर इन 21st सेंचुरी। इन दिस ऑर्डर टू रियलाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ रिलेशन टू गवर्नमेंट मस्ट नाउ स्ट्राइव टू कंप्लीट द अनफिनिश्ड एग्रीमेंट। बोल बच्चन है पूरा, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें जो भी अनफिनिश्ड चीज़ें हैं उसको हमको करने की ज़रूरत है, बाकी चीज़ें आप इसमें पढ़ लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों क्या है कि अभी आईआर का जो सेक्शन है इसमें आज हमने 5 ही टॉपिक लिया, लेकिन ये लगभग 1.5 घंटे का लेक्चर हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि आईआर को हम कैसा डील कर रहे हैं, कैसा हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। दोस्तों इस मुद्दे पे हम आपका फीडबैक ज़रूर चाहते हैं। आपका जो भी फीडबैक हो और जो भी सजेशन हो, जो भी चीज़ें हों, वो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और उसके साथ साथ प्लीज़ दया करके जो है कुछ सब्सक्राइबर हमारे बढ़ाइए, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आते रहें। खैर दोस्तों, आज के लेक्चर में बस इतना ही हम कर रहे हैं। अगले लेक्चर में जो भी इशूज़ बच रहे हैं आईआर के, हम उसको करेंगे। अगला लेक्चर मोस्टली फोकस होगा हमारा चाइना पे, ठीक है। तो उसको ज़रूर देखिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो लेक्चर है उसको हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।